वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज फिर आप सभी के सामने O2 डिजिटल एजुकेशन के थ्रू आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का चैप्टर ऑफ हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 कराने वाला हूं, जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। जिसमें देखेंगे हम कि इंडिया में जो अलग अलग ट्रैवलर्स थे जो ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द इंडिया, वो आते हैं और उन्होंने क्या क्या जो सिचुएशंस देखी, हाउ द सिचुएशंस दे एक्सप्लेन, क्या क्या कंडीशंस देखने को मिली और क्या क्या डिफरेंट उन्हें देखने को मिला कहाँ पे, इंडिया में। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। कौन सा? 5th चैप्टर 5th। ठीक है, नेम क्या है हमारा? थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। किसकी आंखों से? थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। मतलब कि हमने क्या है, हम अपने इंडिया इसको पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, बट हमें किसकी आइज से पढ़ना है? थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। कि जो ट्रैवलर्स हमारे यहाँ आए हैं, कहाँ पे? इंडिया में जो आए हैं, ठीक है, जो ट्रैवल करके आए हैं अक्रॉस इंडिया, अब हमें देखना है कि उन लोगों ने कैसे कैसे चीजों को देखा, एनालाइज करा और कैसे कैसे चीजों को बताई जाती हैं उनके द्वारा। ठीक है। पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग बाय डिफरेंट पीपल। देखो, कोई भी व्यक्ति कहीं से कहीं जाता है, मान लीजिए आप भी अगर कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं, किस लिए? पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है। अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? शॉपिंग करने के लिए। ठीक है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ पर्पस होता है हर जगह। जैसे आप मान लीजिए किसी हलवाई की दुकान पर जाते हैं, तो क्या कुछ ना कुछ खाना खाने ही तो जाते हैं, चाहे स्वीट्स लेने जाएं या फिर कुछ नमकीन लेने जाएं। कहीं ना कहीं चीजें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं हर किसी के लिए। कि जो हम ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वहां पे जो पर्सन टू पर्सन वो क्या करता है? डिफर करता है। Whenever people travel to a different place, they came across a different world। ठीक है। जो ट्रैवल करने के लिए आते हैं अलग अलग जगह से, वो कहाँ जाते हैं? वो डिफरेंट वर्ल्ड में। वो जो ट्रैवलर्स होते हैं वो क्या देखना चाहते हैं कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है। सबसे पहले सोसाइटी कैसी है, लोग कैसे रहते हैं, वहां पे कैसे चीजों को वो खाते हैं, क्या क्या पहनते हैं, क्या कल्चर है, क्या रिलीजन है, क्या बिलीव्स हैं उसके, क्या नॉर्म्स है। तो ये सारी चीजें वो क्या करते हैं? एनालाइज करने आते हैं। ठीक है। तो जो ट्रैवल करते हैं डिफरेंट प्लेसेस, दे केम अक्रॉस अ डिफरेंट वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, कस्टम्स, लैंग्वेज, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल। क्या देखने के लिए आते हैं? कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, कस्टम्स कैसे हैं, लैंग्वेज क्या है, बिलीफ्स क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है। वो सारी चीजें जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हैं कि कैसे कैसे जो है चीजें होती हैं। कि भाई अगर मान लो मैं आज कहाँ जाता हूँ, यूएसए जाता हूँ, तो मैं वहां जाके क्या देखूंगा? कैसा कल्चर है, कैसा पहनावा है, कैसे लोग रहते हैं। ठीक है। क्या रिलीजन है, तो ये सारी चीजें तो हम देखेंगे। या मान लीजिए कोई व्यक्ति चाइना जाता है, कोरिया जाता है, तो वहां पे भी ये सब चीजें देखेगा कि किस किस रिलीजन को वो मानते हैं, कैसा वो खाना खाते हैं, क्या पहनते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं एक ट्रैवलर्स के थ्रू क्या की जाती है? एनालाइज की जाती हैं। ठीक है। बोथ वुमेन एंड मैन ट्रेवल फॉर वेरियस रीजंस। अपने अपने रीजंस की वजह से ट्रेवल करते हैं। द अकाउंट दैट सर्वाइव आर ऑफ्टन वेरीड इन टर्म्स ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर। और अकाउंट, यहाँ पे जो अकाउंट है, ठीक है, जो द अकाउंट्स, अकाउंट का मतलब नहीं है कि जो हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, अकाउंट जो पढ़ते हैं 11th या 12th में, वो नहीं है। यहाँ पे अकाउंट का मतलब है कि जो बुक, क्या, जो बुक उनके द्वारा लिखी जाती है, जो चीजें उन्होंने एनालाइज करी, ठीक है, और वो क्या करते हैं? उन चीजों को नोटेड डाउन कर लेते हैं। अब उन चीजों को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। ठीक है। इन फॉर्म्स ऑफ पेजेस वगैरह में, किसी भी तरीके से वो क्या कर सकते हैं? उन्हें स्टोर करते हैं। या तो उनकी पेंटिंग बना लेंगे या एक नई बुक लिख देंगे उसके ऊपर। तो हमें यहाँ इंडिया में जो ट्रैवलर्स आते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, हमें देखने को मिलेगा कि वो क्या करते हैं? अपनी बुक्स लिखते हैं। ठीक है। इंडिया के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में। तो मैन हो वुमेन हो, तो हर किसी को हम कैसे एनालाइज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकाउंट। अकाउंट मतलब जो भी कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उन्होंने लिखा है। Some deals affair of court, religious issue, architecture, features, monument through women traveler, but there are no accounts of travel left by women। ठीक है। हमें क्या है, देखो वुमेन्स वगैरह जो आएंगी वो क्या देखती हैं? मॉन्यूमेंट्स वगैरह, बहुत सारी चीजों के बारे में। बट हमें कोई भी वुमेन जो है वो उसका कोई भी अकाउंट नहीं मिलता ट्रेवलर का। किसका? ट्रैवलर्स का। अभी हम लोगों ने देखा कि मैन हो या वुमेन हो, ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। बट यहाँ पे जो भी हमें अकाउंट देखने को मिलते हैं, दैट वाज रिटन ओनली बाय द मैन, नॉट बाय द वुमेन। ठीक है।
मेन ट्रैवलर्स टू विजिटिंग इंडिया, मेन ट्रैवलर्स जो कहाँ आए इंडिया में विजिट किया है, कौन कौन से हैं? In this chapter we will focus mainly on the traveler account of three main namely, तीन के ऊपर हम ज्यादा क्या करेंगे यहाँ पे फोकस देंगे। कौन कौन से? अल-बरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रेंच मैन फ्रैंकोस बर्नियर। ठीक है, फ्रैंकोस बर्नियर तीन है, एक 11th सेंचुरी में आ रहा है, एक 14th सेंचुरी में आ रहा है और एक 17th सेंचुरी में आ रहा है। ठीक है, और ये तीनों क्या है? ट्रैवलर हैं और अलग अलग अगर मैं कहूँ तो अलग अलग टाइम पीरियड के हैं, एज वेल एज अलग अलग डायनेस्टीज के टाइम पीरियड के हैं या अलग अलग एम्परर्स के अलग के हैं। ठीक है, कि 11th सेंचुरी में अगर आप देखें तो कौन था इंडिया में? बेसिकली जो है नॉर्थ इंडिया में गुर्जर प्रतिहार वंश वगैरह थे, राष्ट्रकूट था, चोलास थे। ठीक है, और जब बात आती है 14th सेंचुरी की तो उसमें कौन था? यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे कौन? जो उसके सल्तनत के टाइम पीरियड के जो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात आती है 17th सेंचुरी की, इसमें कौन देखने को मिलेगा? यहाँ पे हमें मुगल्स देखने को मिलते हैं। तो एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हमें क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं ट्रैवलर्स का, ऐसे ट्रैवलर्स जो अलग अलग एम्परर्स, अलग अलग डायनेस्टीज के टाइम पे कहाँ पे आए हैं? इंडिया में आए हैं, और अलग अलग टाइम पीरियड तो है, सिंपली बात है उनकी। These authors came from a very different environment, और तीनों ही ऐसे नहीं है कि एक जगह से हैं, अलग अलग जगह से देखने को मिला। तीनों का अलग एनवायरनमेंट है, अलग रिलीजन है, अलग कल्चर है, अलग नॉर्म्स है, बिल्कुल तीनों जो है एक दूसरे से अलग देखने को मिलेंगे हमें। They were attentive to everyday activities and practice as compared to the indigenous writers of whom these were routine matter। ठीक है, वो क्या थे? अटेंटिव टू एवरी एक्टिविटी, जो भी कुछ उन्हें दिख रहा है, ठीक है, जो डिफरेंट था, द डिफरेंट फ्रॉम द अदर एरियाज, या फिर उस एरिया में भी हो रहा है और बाकी अदर रीजन में भी हो रहा है, तो उन सब एक्टिविटीज को क्या करते थे? बहुत ज्यादा नोटिस करते थे कि हाउ दे परफॉर्म, हाउ दे बिहेव। तो इन सब चीजों को क्या करते थे? बहुत ज्यादा अटेंटिव होते थे, और ये उनका रूटीन का मैटर था, क्योंकि ट्रैवलर है वो क्या करना है? एनालाइज करना है चीजों को क्या करना है? एनालाइज करने आए हैं। और भी ट्रैवलर्स हैं जो कहाँ आए हैं? इंडिया में विजिट करके आए। कौन कौन से हैं? मैनी राइटर्स एंड ट्रैवलर्स फॉलोड द फुट स्टेप्स ऑफ अल-बरूनी एंड इब्न बतूता। बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स थे जिन्होंने क्या करा? अल-बरूनी और इब्न बतूता के जो रिकॉर्ड्स थे, अकाउंट्स थे, उन्हें पढ़ा और उनके ही क्या करा? उनके ही पैटर्न को, जो फुट स्टेप्स थे, उन्हें क्या करा? फॉलो करा गया। Among the best known writers were Abdur Razak Samarkandi, who visited South India in the 1440। कौन था? एक अब्दुल रजाक समरकंदी थे जो कहाँ है? साउथ इंडिया में आए। ठीक है, कहाँ देखने को मिलते हैं? साउथ इंडिया में। महमूद वली बल्खी traveled widely on the 1620s। शेख अली हजीन came to North India 1740। ठीक है, ये यहाँ पे गलत कर दिया इन बच्चों ने, ये 1740 है। ठीक है, याद रखना, करेक्ट कर देता हूं मैं, 1740 है ये। ठीक है, सम ऑफ देम वर फैसिनेटिंग बाय इंडिया। महमूद बल्खी अमंग देम बिकम अ सॉर्ट ऑफ सन्यासी फॉर टाइम। ठीक है, देखो जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं वो क्या हो गए? इंडिया में कि जो कल्चर था उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और देख एग्जाम्पल भी मिल रहा है किसका? जो आपके महमूद बल्खी थे, वो क्या हो जाते हैं कि इंडिया में ही रह के कुछ समय के लिए क्या बन जाते हैं? सन्यासी बन जाते हैं, जो कि इंडियन कल्चर में ही देखने को मिलता है। Others like Hazin were disappointed and disgusted with the India because they expected to receive a red carpet treatment. Most of them saw India as a land of wonders। ठीक है, और क्या था? जो ये थे हजीन जो थे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। ये भी एक ट्रैवलर्स थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था कहीं ना कहीं जब वो यहाँ पे इंडिया में आएंगे तो उनका बहुत ज्यादा मोस्ट वेलकम किया जाएगा। क्योंकि ये किसके रिकॉर्ड्स पढ़ के आए? क्योंकि ये अल-बरूनी और इब्न बतूता के रिकॉर्ड्स पढ़ के आए हैं कि वहां पे ऐसा वेलकम किया जाता है, जो इनकी बुक्स में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने हमारे इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। ठीक है, जो हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं, लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो इसलिए इन्हें लगा कि ये क्या है? एक तो बहुत अच्छी वंडर्स की लैंड है, यहाँ पे तो अजूबे देखने को मिले, यहाँ पे इनका क्या होगा? वेलकम अच्छा होगा। लेकिन जब आए बेचारे नॉर्मल थे, लोगों ने इनका क्या वेलकम वगैरह नहीं करा कि ठीक है ट्रैवलर है, जाओ, अच्छी बात है, जाओ।
तो ये मैटर भी करता है कि आपके यहाँ एम्परर कौन है, आपकी इकोनॉमी कैसी है, जब ये आए थे उस टाइम पे इकोनॉमी अच्छी थी या नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं कि आप जिस टाइम पे आते हैं वो टाइम टू टाइम कैसी कंडीशन है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अल बरूनी के बारे में। कौन था अल बरूनी, कैसे कैसे इंडिया आया, क्या क्या चीजें देखी इसने, और क्या इसने इंडिया के बारे में एनालाइज करा और अपनी जो बुक थी उसमें क्या लिखा। He was born in 1973 century C in the ख्वारिज्म इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान। ठीक है, 973 CE में इसका जन्म हुआ। ये कहाँ, ख्वारिज्म में, जो प्रेजेंट डे में कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। विच वॉज अ इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। देखो एक चीज दिखना, यहाँ क्या इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, लर्निंग का एक सेंटर था। यहाँ से लर्निंग से मतलब है कि वहाँ पे जो आपको राइटर्स, ट्रैवलर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब वहां पे ऑलरेडी इसी चीज का इन्फ्लुएंस हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या बनेंगे, एक अच्छे राइटर बनेंगे। ठीक है भाई, मान लीजिए किसी एक फैमिली है, किसी एक फैमिली में 3 या 4 जो है IPS IAS ऑफिसर्स होते हैं, तो जो बाकी लोग होते हैं वो भी, जो बच्चे होते हैं, जो नई जनरेशन आने वाले होते हैं, वो भी क्या करते हैं कि भैया हमें भी IAS बनना है, हमें भी IPS बनना है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, जब सेंटर ही कैसा है, लर्निंग का है, तो लोग तो इन्फ्लुएंस होंगे ही। तो भैया हम भी क्या बनेंगे, ट्रैवलर ही बनेंगे, ऑथर बनेंगे, राइटर बनेंगे। He got the best education and was well versed in many languages. बहुत सारी लैंग्वेज में उसने क्या करा था, एजुकेशन गेन करी थी, जैसे सिरिक, अरेबिक, पर्शियन, हर्ब्यू एंड संस्कृत। देखो एक व्यक्ति को देखो कितनी ज्यादा लालसा है किस चीज की, अलग अलग लैंग्वेज को जानने की। क्यों कि जब मैं ट्रैवल करके जाऊं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वहां पे जाके मुझे उनकी लैंग्वेज को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे ज़रूरी बात, वहाँ जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें पढ़ूँ तो अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं कि हाँ कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या थी, जिज्ञासा थी। और वो ऑलरेडी कहाँ रहते थे, एक लर्निंग सेंटर में। तो वहाँ पे जो लोग थे उन चीज़ों को पढ़ रहे थे और उन्हीं चीज़ों से इन्होंने एनालाइज किया कि मुझे भी क्या करना है, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखनी है। बेसिकली संस्कृत तो ये तब यहाँ पे आ जाएंगे, इंडिया में आके सीखते हैं। पहले संस्कृत नहीं सीखी थी इन्होंने, बट ये है कि हाँ सीखनी है। क्यों, क्योंकि मुझे इस इंडिया या इस कंट्री के बारे में क्या जानना है, कल्चर के बारे में जानना है। तो अगर ये कहीं और जाएंगे तो वहां भी क्या करेंगे, अगर उनकी लैंग्वेज नहीं जानेंगे तो कल्चर कैसे पता चलेगा, उनकी क्या बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों को एनालाइज करने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो है कल्चर वगैरह को, वहाँ उसकी लैंग्वेज जानी पड़ती है। मान लो जैसे आप आज जाते हैं, मुंबई जाते हैं, ठीक है, या फिर आपको हरियाणा भेज दिया जाए तो उनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। अगर आपको वहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया जाए तो आपको उनकी लैंग्वेज पढ़ने में भी जो है ना, समझने में भी 6 महीने 3 महीने अप्रॉक्स टाइम लग जाएगा। हर एक बच्चे के लिए अलग अलग वो होता है, बट फिर भी आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा और वो सीखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगे, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड पीछे हो जाएगा। अगर आपको अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रखना है तो उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, चाहे वो कितनी ऑकवर्ड हो आपके लिए या डिफरेंट हो, नहीं हो, तो कहीं ना कहीं चीजें जो है आपको सीखनी पड़ती हैं। यहाँ पे आप, मैंने जो एग्जांपल है उसमें आपको मजबूरी में सीखनी पड़ी थी, बट अल बरूनी ने ऐसा नहीं किया था। उसे क्या जानना था, जिज्ञासा थी। जैसे मान लीजिए आपको अगर आज जिज्ञासा हो जाती है कि मुझे क्या करना है, एलियंस के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फोन उठाएंगे, सर्च करेंगे गूगल पे एलियंस के बारे में, बहुत सारी चीजें सर्च करेंगे। तो उसी तरह से अल बरूनी को भी क्या था कि उसे एक ट्रैवलर बनना है, क्योंकि वो बिलोंग करते थे किससे, एक लर्निंग सेंटर से, कि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रैवलर्स देखने को मिलते थे उनके टाइम के, उनके अकॉर्डिंग। तो उन्हें भी कि भैया मुझे भी क्या करना है, वर्ल्ड ट्रैवल करना है, तो मुझे भी लैंग्वेज सीखनी है। ठीक है, मुझे भी टेक्स्ट पढ़ने हैं तो मुझे भी लैंग्वेज सीखनी है। He did not know Greek but read the work of Plato and other Greek philosophers in Arabic translation. ग्रीक लैंग्वेज को नहीं जानते थे, बट फिर भी प्लेटो और अदर स्कॉलर्स जो थे उनके वर्क्स को इन्होंने पढ़ा, क्योंकि वो जो बुक्स थी उनका ट्रांसलेशन किस में मिला, इन्हें अरब में मिला। तो अरेबिक लैंग्वेज को थे पढ़ना जानते थे, तो उन लैंग्वेज को भी इन्होंने पढ़ा। ठीक है, अल बरूनी इंटरेस्ट इन इंडिया। अब अल बरूनी का इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है इंडिया के बारे में, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कहाँ से बिलोंग करते हैं, ख्वारिज़म से, जो प्रेजेंट डे में है उज्बेकिस्तान से। और जब इंडिया आएंगे किसके साथ आएंगे, ये गजनी के साथ आएंगे। अल बरूनी डेवलप इंटरेस्ट अबाउट इंडिया इन गजनी। देखो गजनी इंडिया आया किसकी वजह से,
अल-बरूनी की वजह से, क्योंकि अल-बरूनी ने क्या करा, इंटरेस्ट क्रिएट किया किसके अंदर, गजनी के अंदर। His interest development is not unusual because from the 8th century onward, Sanskrit work on astronomy, mathematics and medicine were also translated into the Arabic। देखो, जो इंडिया का मैथमेटिक्स हो, संस्कृत हो, एस्ट्रोलॉजी हो, इन सब का क्या होने लगा था, ट्रांसलेशन होने लगा था फ्रॉम द 8th सेंचुरी, फ्रॉम संस्कृत टू अरेबिक लैंग्वेज। और जब इन्होंने पढ़ा कि इतना ज़्यादा एडवांसमेंट चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा डेवलप चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं जिज्ञासा उठने लगी कि मैं भी क्या करूँगा, जाके पढ़ूंगा, मुझे भी क्या करना है, संस्कृत के बारे में जानना है, मुझे भी उस देश के बारे में जानना है, मुझे भी उस कंट्री के बारे में जानना है। अल-बरूनी जर्नी टू इंडिया। अब अल-बरूनी की जर्नी कैसे रही इंडिया की? When Punjab became a part of Ghaznavid Empire, contracts with local population created a friendly environment। देखो, बहुत तेज इंसान था कौन, अल-बरूनी। अगर भैया इस संस्कृत को पढ़ना है, इस कल्चर को जानना है, तो कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी। और वही चीजें करी कि जब पंजाब को उन्होंने एक्वायर कर लिया गजनवी ने, तो वहां की लोकल पॉपुलेशन के साथ क्या करा कि भैया ठीक है, हम जो है हम सब एक साथ हैं, हम आपके क्या है जुल्म नहीं करेंगे। तो उनके कल्चर के बारे में जानने लगा, चीज़ों को लर्न करने लगा, जो एजुकेशन थी, जो लैंग्वेजेस की, उन्हें गेन करने लगा। ठीक है, लोकल पॉपुलेशन के साथ क्या करा, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया। क्या किया, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया, ताकि वो लोग अपने दिल की बातें एक्सप्लेन या शेयर कर सकें। अल-बरूनी spent many years with ब्राह्मण, ठीक है, नाना priest and scholars and learned Sanskrit, studied religious and philosophical texts। He must have traveled widely in the Punjab and other part of northern India। ठीक है, और बहुत लंबे समय तक उसने वहां पे पंजाब में पढ़ा। और जो ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण था, एक नाना प्रीस्ट, उसके साथ उन्होंने अच्छे रिलेशन बनाए, और वहां पे उन्होंने संस्कृत को पढ़ा, रिलीजियस फिलॉसफी को जाना, और ट्रैवल करा पंजाब एज वेल एज बाकी रीजन्स में। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, इससे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है इंटरेस्ट कि वो कैसे है। पहले पंजाब में लोकल्स के साथ कांटेक्ट में, फिर प्रीस्ट के साथ आए, क्योंकि जो हम उन्हें पता चल गया कि भैया जो संस्कृत लैंग्वेज है उसे वो कहाँ से पढ़ सकते हैं, उसे सिर्फ एक ही ऑप्शन है पढ़ने का, वो है प्रीस्ट, जो मंदिर में होते हैं, जो हमारे पुजारी वगैरह होते हैं, और बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। अल-बरूनी was expert in several languages, हमने देखा था, which allowed him to compare languages and translate text, जिसकी वजह से वो क्या करने लगा, चीजों को ट्रांसलेट करने लगा। He translated several Sanskrit works including पतंजलि works on the grammar into Arabic। देखो, जो पतंजलि का वर्क था ग्रामर के ऊपर, उसको किस में ट्रांसलेट किया, अरेबिक में। फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड ही ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ यूक्लिड, अ ग्रीक मैथमेटिशियन, इनटू अ संस्कृत। देखो, अपने ऐसा कुछ नहीं है कि दोस्ती करिए तो पूरी निभाइए, कि अपने एक दोस्त, ब्राह्मण दोस्त के लिए क्या करा कि मैंने तुमसे क्या करा, संस्कृत सीखी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसने क्या करा, जो ग्रीक फिलोसफर जो वो थे, मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड जो थे, उनकी चीजों को उन्होंने किस में ट्रांसलेट किया, मैथमेटिक्स इनटू द संस्कृत लैंग्वेज में, ताकि अगर मुझे आपसे कुछ लेना है तो कुछ तो कुछ देना पड़ेगा। तो एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से चीजों को दिया भी था। बट बहुत सारी चीजें इसने क्या करी थी, बहुत ज्यादा चीजें गेन करी थी, दी कम थी, ली ज्यादा थी। अल-बरूनी एंड द किताबुल हिंद, जो अल-बरूनी के द्वारा जो बुक लिखी गई है, दैट वाज नोन एज द किताबुल हिंद। ठीक है, याद रखना, ये क्या नाम है, किताब उल हिंद। किताब किसके भारत, उसमें किताब भारत, उल का मतलब के बारे में, हिंद मतलब जो हमारा हिंदुस्तान है। क्योंकि आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं कि जो हिंदुस्तान वर्ड दिया गया है, दैट वाज गिवन बाय द ग्रीक स्कॉलर, दैट वाज गिवन बाय द किसके द्वारा, मुस्लिम स्कॉलर्स टू द इंडिया। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा ये हमें क्या दिया गया है, हिंदुस्तान नाम दिया गया है।
ना कि किसी इंडियन ने दिया है और ना ही किसी ग्रीक फिलोसफर में, ओनली बाय द मुस्लिम स्कॉलर्स। ठीक है, तो हिंद भी वो वहां से ही आया है। अल-बिरूनी रोट किताबुल हिंद इन अरेबिक, इन संस्कृत, सिंपली एंड easy language. In easy language, it is divided into 80 chapters on subjects such as religion, philosophy, festival, astronomy, acme, manners and custom, social life, weight and measures, iconography, laws and metrology। तो जो बुक लिखी गई है, किताबें जो हिंद है, वो किसमें, अरेबिक लैंग्वेज में तो है और इजी लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि लोग क्या कर सकें, उसे पढ़ सकें। और उसका जो डिवीजन देखने को मिलता है, दैट वाज इनटू 80 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स में मिलता है? 80 चैप्टर्स में। और उस 80 चैप्टर्स में क्या क्या मिलता है? रिलीजन के बारे में मिलता है, फिलॉसफी के बारे में, फेस्टिवल्स के, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वेट, मेजर्स, आइकनोग्राफी, लॉज एंड सब चीज के बारे में लिख दिया कि जो यहाँ के बिलीफ्स थे हमारे, उन सब बिलीफ्स के बारे में इसमें हमें देखने को मिलता है कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, कैसे कैसे चीजों को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और इजी लैंग्वेज में लिखा है। क्यों? ताकि जो बाकी जो लोग हैं, जो आने वाले टाइम के जो लोग हैं, वो क्या कर सके, उसे पढ़ सके। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में नहीं लिखा था। अब उनकी जो बुक लिखी है, उसके फीचर्स क्या हैं, देखते हैं। अल-बिरूनी स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज डिफरेंट, ही यूज्ड टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा है, पॉइंट है। ठीक है, याद रखना, आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा कि अल-बिरूनी की पूछा जाता है कि उसकी जो राइटिंग जो थी, फीचर्स क्या थे। पहला कि सबसे पहले वो किससे स्टार्ट करते, दे स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल दूं, इंडिया कैसा है, क्वेश्चन मार्क। पहले क्वेश्चन देन आंसर। इंडिया की फिजियोग्राफी कैसी है, क्वेश्चन। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कि पहले क्वेश्चन पूछो देन उसका आंसर दो। ठीक है, फॉलोड विद अ डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन संस्कृत ट्रेडिशन एंड कंक्लूजन विद अ बेस्ड ऑफ कंपैरिजन विद अदर कल्चर। पहले क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर जो अलग अलग कल्चर हैं उनका कंपैरिजन किया कि भाई दो कल्चर हैं, उन्हें क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। Present day scholars thought that geometric structure, remarkable precision, predictability in his writing were the result of his mathematical orientation। ठीक है, और बहुत जो प्रेजेंट डे में हमें बहुत सारी चीजें जो देखने को मिलती है, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर वगैरह, और ये चीजें जो है वो हमें किसकी वजह से मिलती हैं, इसी की वजह से, अल-बिरूनी की वजह से। These texts were about the different subjects like fables, astronomy and medicine. He wanted to improve these texts as he was not happy with the way these texts were written earlier। ठीक है, और जो इंडियन टेक्स्ट थे उनके लिखने के तरीके से वो खुश भी नहीं थे। क्यों? कि भैया इनका जो तरीका है, वे ऑफ राइटिंग है, वो अच्छा नहीं है। तो अपने वे में उसने क्या करा, उनका ट्रांसलेशन किया। ठीक है, प्रॉब्लम फेस बाय द अल-बिरूनी टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। अब उसे देखो, जब आया लैंग्वेज तो सीख ली, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसे क्या करनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी। किस चीज में? और सोसाइटी को समझने के लिए, क्योंकि सारी चीजें तो उसे पता नहीं है। सिर्फ लैंग्वेज से क्या पता चल जाएगा कि मान लीजिए हम किसी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, अगर वहां की हमें लैंग्वेज आती है, बट हम उनके सोशल नॉर्म्स को, उनके बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करें, कहीं ना कहीं हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। चाहे हम कितनी ही लैंग्वेज सीख लें, बट उनकी तरह हम जो उनके वर्ड्स होते हैं, जो मेन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम लर्न नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कॉमन वर्ड्स तो हम कर लेंगे, बट ऐसे वर्ड, ऐसी चीजें जो लोकल वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं, तो उन्होंने तो क्या था, जनरल संस्कृत लैंग्वेज को ही तो पढ़ा था। ठीक है, तो उन्हें वो प्रॉब्लम्स हुई थी। Al-Biruni discuss about the problem in understanding the local practices. These problems were local practices को समझने में क्या हुई थी, problems face की गई थी उनके द्वारा। His first problem was Sanskrit। पहली प्रॉब्लम क्या थी, संस्कृत थी। He said that Sanskrit was so different from Arabic and Persian, and the ideas and concepts could not be easily translated from one language into another।
According to the Al-Biruni learning, Sanskrit was difficult. It had wide range and forms of word. ठीक है, क्या कहा गया कि जो संस्कृत है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू किसके, अरेबिक एंड द पर्शियन लैंग्वेज। जो लैंग्वेज उन्हें आती थी कि यहाँ जो संस्कृत लैंग्वेज को लिखना पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। क्या है? डिफिकल्ट है। द सेकेंड प्रॉब्लम वॉज डिफरेंस इन द रिलीजियस बिलीफ्स एंड द प्रैक्टिसेस। बहुत ज्यादा डिफरेंट मिलता है बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस में, कि हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हम 5 किलोमीटर चले जाएं या 1 किलोमीटर चले जाएं तो वहां पे हमारे अलग बिलीफ्स मिलते हैं, गॉड मिलते हैं, प्रैक्टिसेस मिलती हैं। तो जो बंदा बाहर से आ रहा है उसने देखा कि एक रिलीजन के अंदर एक कंट्री के अंदर एक रिलीजन है और उसके अंदर भी इतनी ज्यादा बिलीफ्स, नॉर्म, प्रैक्टिसेस देखने मिलते हैं कि जैसे जैसे उसने सिटी चेंज करी, जैसे जैसे किलोमीटर्स चेंज करे, उसी तरह उससे क्या है अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज एज वेल एज नॉर्म्स देखने को मिले थे। थर्ड प्रॉब्लम वाज द लोकल पॉपुलेशन। थर्ड क्या था? लोकल पॉपुलेशन वर preoccupied with their own feelings and their ignorance or lack of interest in culture ideas of peoples outside their experience। ठीक है, और सबसे उन्हें क्या प्रॉब्लम आई कि लोग क्या थे कि ठीक है ट्रैवलर हो, ठीक है आओ देखो चले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं जानना आपके कल्चर के बारे में। तो कहीं ना कहीं इन वजह से जो है वो लोगों से जुड़ नहीं पाए, कि जैसे उनका एक फ्रेंड बना तो उन फ्रेंड बना है, मैंने हम लोगों ने देखा ना अभी कि एक जो उनके प्रीस्ट थे उसके लिए उन्होंने क्या किया कि मैथमेटिक की जो बुक थी इलूसिड उसको क्या किया, ट्रांसलेट किया था। और यहाँ पे क्या है, जो ट्रांसलेशन हुआ है वहां पे यहाँ पे क्या है, जो अब वो क्या कर रहे हैं कि जो लोकल्स हैं उनके साथ वो मिल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो इग्नोर कर रहे हैं उन्हें। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत ही कम इंटरेस्ट है लोगों का। डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स अल-बिरूनी depended exclusive on the work of Brahman and the often cited passages from the Vedas, the Puranas, the Bhagavad Gita, the work of the Patanjali, Manusmriti, etc. It provided understanding of Indian society। कि भाई देखो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जब लोगों ने इग्नोर कर दिया तो वो क्या करे बेचारा, जो रिटन रिकॉर्ड है वही पढ़ने स्टार्ट कर दिए। तो वेदों को, पुराणों को, भगवद गीता को, ठीक है, वेद, पुराण, भगवद गीता और वर्क ऑफ पतंजलि, मनुस्मृति, इन सब को पढ़ के क्या करा उसने, एनालाइज करा, अंडरस्टैंड किया, किसको, सोसाइटी को। ठीक है, तो इस तरह से उसे कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस करनी पड़ी थी। अल-बिरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। अब अल-बिरूनी ने कैसे डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्शन दिया किसका, कास्ट सिस्टम का। Al-Biruni tried to explain caste system by comparing it with a similar system in other societies. Caste system was not unique in India. He noted that in the ancient Persia 4 social categories were recognized. These were, ठीक है, देखो इसने क्या करा कि जो इंडिया का जो सोसाइटी है, कल्चर है, वो सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि वो अलग है, किसके साथ, दूसरे कल्चर के साथ। ठीक है, किसके साथ, दूसरे कल्चर के साथ। तो कंपैरिजन हम लोगों ने देखा ना, पहले क्वेश्चन करते थे, बाद में एक्सप्लेन करते थे, फिर कंपैरिजन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया कि सोसाइटी जो है वो सेम है और यहाँ पे कंपैरिजन देखने को मिलता है। किसका, कि भैया यहाँ पे क्या है, नाइट एंड प्रिंस, मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट एंड द लॉयर्स, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स एंड द साइंटिस्ट, पीजेंट्स एंड द आर्टिसंस। तो ये कौन से हैं जो अलग, जो कहाँ पे, पर्शिया में देखने, एंशिएंट पर्शिया में देखने को मिलते थे। और इंडिया में भी कैसे हैं, 4 सोसाइटी, 4 वर्ना सिस्टम थे। क्या था हमारा, फोर वर्ना सिस्टम। कौन कौन से हैं, सबसे पहले अगर हम देखें ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य एंड द फोर्थ वन इज शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो यहाँ पे भी क्या है, 4 देखने को मिल रहे हैं हमें, एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट, पीजेंट्स, आर्टिजन, मॉन्क, फायर प्रीस्ट एंड लॉयर्स, नाइट एंड द प्रिंसेस। Al-Biruni's description of the caste system was deeply influenced by his study of normative Sanskrit texts. These texts laid down the rules for the governing the system from the point of view of Brahmins, but in real life system it was not so rigid. अब उन्होंने क्या करा, देखो भाई हम लोगों ने पढ़ा था
अपने जो पार्ट 1 बुक थी उसमें देखा था कि कहीं ना कहीं जो हमारी जो बुक्स हैं उसमें जो नॉर्म्स वगैरह लिखे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। किसके लिए? क्यों? लोगों के लिए। अब उसके ही बेसिस में इसने क्या था, हमें प्रॉब्लम फेस की गई थी इसके द्वारा, किस अल्बरूनी के द्वारा, ठीक है, कि जो लोग थे उन्होंने इजीली क्या नहीं करा था, उसके साथ बातचीत नहीं करी थी। जो लोकल पीपल्स थे, जब नहीं लोकल पीपल ने अच्छे खासा कांटेक्ट बनाए उनके साथ, तो उन्हें उनके कल्चर के बारे में नहीं पता चला। और जब कल्चर के बारे में नहीं पता चलेगा तो वो क्या कर रहे हैं, बुक से पढ़ा, और बुक से पढ़ने पे उन्होंने क्या करा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को लिखा। तो वहां पे जो उन्होंने क्या रिजिड जो थी कि उन्होंने क्या लिखा, बहुत ज्यादा रिजिड था उसमें। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है इस टाइम की सोसाइटी पे। पहले था, बट एट द टाइम द अल्बरूनी केम टू इंडिया एट अ टाइम दैट मस्ट नॉट रिजिड इन इंडियन सोसाइटी एंड द इंडियन कल्चर। अल्बरूनी व्यूज ऑन द पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन का क्या मतलब है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन मत समझ लेना। यहाँ पे पॉल्यूशन का मतलब है कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या कमियां थी, ठीक है। कैसे? अल्बरूनी एक्सेप्टेड द ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। ब्राह्मणिकल सिस्टम को उसने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, जो कास्ट सिस्टम था। बट ही रिजेक्टेड द नोशन ऑफ पॉल्यूशन। Here, pollution refers to the practice of untouchability, discrimination against lower caste people by the upper caste people। ठीक है, क्या करा कि अल्बरूनी ने ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन को समझ लिया, पढ़ लिया, कास्ट सिस्टम को पढ़ लिया, बट उसने रिजेक्ट कर दिया किसको, उस पॉल्यूशन को जो हमें देखने को मिलता है हमारे वेदास वगैरह में, कि ठीक है, इसने क्या करा कि नहीं, मुझे नहीं करना। तो इसका डिस्क्रिप्शन इसकी जो बुक्स वगैरह है उसमें देखने को नहीं मिलता है सच। According to the Alberuni, everything that is polluted will try to regain its original condition of purity. According to the Alberuni, the concept of social pollution, which is present in the caste system, is against the लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, कि जितना भी पॉल्यूशन है, जो मतलब जो कमियां हैं, वो क्या कर रही हैं, अपने आप को पुरानी कंडीशन में रिगेन करना चाह रहे हैं, कि जो उनकी ओरिजिनल कंडीशन थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो है नेचर के अगेंस्ट भी है। क्यों? क्योंकि जो नेचर ने तो हमें क्या बनाया है, सभी को एक दूसरे के इक्वल बनाया है। अल्बरूनी अकाउंट्स ऑन वर्ना सिस्टम। As per the Alberuni account of the system of Varna, the highest caste was the Brahman। क्या थी अल्बरूनी के अकाउंट में, क्या जो हाईएस्ट कास्ट थी ऑन द बेसिस ऑफ वर्ना सिस्टम, द हाईएस्ट कास्ट वाज द ब्राह्मण। The books of Hindus mention that they were created from the head of Brahmans। head of Brahmans है, head of the Brahman से कौन बने हैं, कौन है, ब्राह्मण से। ठीक है, मतलब हेड से कौन बना है, ब्राह्मण बने हैं। विच वॉज ओनली नेम फॉर द फोर्स कॉल्ड नेचर। सिंस हेड वॉज द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्राह्मण वर कंसिडर्ड एज द वेरी बेस्ट ऑफ मैनकाइंड अमंग द हिंदूज। ठीक है, कि उन्होंने देखो अल्बरूनी ने क्या पढ़ा, वेदास वर्ना सिस्टम को पढ़ा, वेदास को पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हमें देखने को मिलता है कि जो हेड है उनसे क्या किसका राइज हुआ है, ब्राह्मण्स का राइज हुआ है। तो हेड जो है सबसे ऊपर है, नेचर के थ्रू हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो ये वो हैं ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, तो ये क्या है, वेरी बेस्ट मैनकाइंड है, बहुत अच्छे क्या है, हिंदूज है, प्योर है, बिल्कुल क्या कहा गया उनके द्वारा, प्योर है, अच्छे हिंदूज है। कौन? जो ब्राह्मण्स हैं। The next caste were the Kshatriya, who were created from the shoulders and the hands of Brahmans. After them follow Vaishya, created from the thigh of the Brahman. Then Shudra, who were created from the feet of the Brahman. ठीक है, तो ये है कि सबसे ऊपर कौन है, ब्राह्मण है, जो हम लोगों ने अपने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था। इसमें सोल्जर से हमारे कौन बनते हैं, क्षत्रिय। थाई से कौन बना है, हमारे शूद्र। एंड देन जो फीट होते हैं उनसे कौन बना है, हमारे शूद्र बने। ठीक है, वैश्य फ्रॉम अवर थाइस। अकॉर्डिंग टू अल्बरूनी, दीज क्लासेस थॉट टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, but they live together in the same town and villages, mixed together in the same house and logging।
ठीक है। अल्बरूनी के अकॉर्डिंग क्या था, देखने को मिला कि तीनों क्या चारों जो है बिल्कुल अलग हैं, बट फिर भी क्या हो रहा है, एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, एक ही गांव में रह रहे हैं, एक ही घर में उनका क्या है आना जाना देखने को मिलता है। तो इन चीजों से वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ का जो सिस्टम है वो कैसा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो क्या है, इब्ने बतूता। ही वॉज बॉर्न इन तंजीर, अ सिटी ऑफ मोरक्को। कहाँ पे, मोरक्को में। into one of the most respectable and educated families। देखो हम लोगों ने जब अल्बरूनी को पढ़ा था तो वो क्या था, वो देखने को मिला कि एक ऐसी जगह क्या था, लर्निंग सेंटर था। और यहाँ पे जो हमें इब्ने बतूता देखने को मिला है कि उसकी ऑलरेडी जो फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है। कैसी है, एजुकेटेड एज वेल एज रेस्पेक्टेबल फैमिली है। His family was known for their expertise in Islamic religious law or Sharia। Ibn Battuta received literary from scholastic education when he was very young। और जब वो बहुत ही ज्यादा छोटा था उसी टाइम पे उसने क्या करता, एजुकेशन गेन करी थी, ठीक है। और जो उसकी जो फैमिली थी वो किसके लिए वेल नोन थी, टू नो अबाउट द इस्लामिक रिलीजियस और द शरिया, जो लॉ ऑफ शरिया वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा जानती थी, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट होता था, ठीक है। इसका किसका, इब्ने बतूता की फैमिली का। इब्ने बतूता कंसिडर्ड एक्सपीरियंस गेन थ्रू ट्रेवल्स, ठीक है। और इब्ने बतूता ने जितना भी एक्सपीरियंस जो किया था, गेन किया था, वो किसके थ्रू किया था, बाय द ट्रेवलिंग के। टू बी मोर इंपोर्टेंट सोर्स नॉलेज देन बुक्स, ठीक है। क्या था कि हम लोगों ने देखा था ना कि जो अल्बरूनी था उसने इंडिया के बारे में कैसे लिखा, कि वहां के जो टेक्स्ट वगैरह के उन्हें पढ़ा, उनके बारे में उसने लिखा। बट इब्ने बतूता ने क्या कहा कि नहीं, मुझे तो ट्रैवलिंग करनी है, ट्रैवलिंग करके वहां के बारे में जानना है। कि लिखा तो पता नहीं कैसा है, कैसा कल्चर है, सब जो है। मान लीजिए आज आप मेरे बारे में यहाँ पे कमेंट करते हैं, एक बच्चा कहता है अच्छे पढ़ा रहे हैं सर, एक बच्चा कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा सर, एक बच्चा कहेगा पीछे का जो फॉन्ट वगैरह ये अच्छा नहीं है, दूसरा कहेगा नहीं अच्छा है। तो हर एक पर्सन का जो अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं हमें, कि यहाँ पे क्या है कि भाई मुझे क्या है, मुझे जो लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो वहां पे उनके बारे में पर्सनली जानना है, ठीक है। तो वही चीज है, बुक से नहीं, कि मैं खुद वहां पे जो सोर्स के बारे में जानना चाहूंगा। इब्ने बतूता वाज एन inveterate habitual traveler। He spent a great part of his life traveling through North Africa, West Asia and the part of Central Asia, the India subcontinent and China। देखो बहुत लंबा एरिया उसने क्या किया, ट्रैवल किया। सबसे पहले कहाँ गया, नॉर्थ अफ्रीका ट्रैवल करा, वेस्ट एशिया करा, सेंट्रल एशिया करा, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द चाइना। और सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखोगे तो नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, ठीक है, आपका बांग्लादेश है। इन सारे रीजन्स को उन्होंने क्या कवर किया, और फिर चाइना में भी गया। इट मीन्स कि बहुत ज्यादा क्या क्या इसने ट्रैवल किया, और ट्रैवल के बेसिस पे इसने क्या करा, अपनी बुक को लिखता है, ठीक है। अब जो बुक लिखी गई इसके द्वारा, दैट वाज द रिहाला। रिहाला क्या है, रिहाला जो किसने लिखी थी, इब्ने बतूता ने। इब्ने बतूता बुक ऑफ ट्रेवलर्स कॉल्ड रिहाला, इसे क्या कहा जाता है, बुक ऑफ ट्रेवल्स। क्या जो बुक का जो नेम है, बुक ऑफ ट्रेवल्स, जिसे क्या कहा जाता है, रिहाला, वॉज रिटन बाय इन अरेबिक। किसमें लिखी गई है, अरेबिक में। It has extremely rich and interesting information about the social and cultural life in the subcontinent, the 14th century। ठीक है, 14th सेंचुरी के कल्चर के बारे में, ठीक है, सोसाइटी कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूं कि जो इब्ने बतूता का जो रिकॉर्ड है, जो कंटेंट है, दैट वाज मोर रिलायबल देन द अल्बरूनी। क्यों, क्योंकि इसने सोसाइटी को जान के लिखा है, ना कि बुक्स वगैरह को पढ़ के और तब उसके बारे में लिखा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो इब्ने बतूता की जो बुक है रिहाला, वो क्या है, मोर अकाउंटेबल है, किससे के मुकाबले, अल्बरूनी के। इब्ने बतूता रीच सिंध इन 1333, 1333। By traveling overland through Central Asia, he was attracted by the reputation of मोहम्मद बिन तुगलक। जब वो 1333 में भारत आते हैं तो वो भारत आने का रीजन ही क्या था, क्योंकि वो मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इसके बारे में एक फैक्ट बता दूं आप लोगों कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो सल्तनत में एज वेल एज मुगल्स में सबसे ज्यादा लिटरेटेड पर्सन थे, ठीक है।
सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, बट उन्हें क्या कहा जाता है, पढ़े लिखे गवार। ठीक है, आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी जॉली एलएलबी, तो उसमें जब कहा था गया था ना कि वो क्या कहते हैं, तुगलक की तरह मत करो, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है कि नहीं मैं उसकी तरह नहीं कि पढ़ा लिखा गवार नहीं हूं, मैं हूं उससे स्वप्नशील भी, बहुत सारे अलग अलग उन्होंने क्या अलग अलग नाम दिए जाते हैं किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। द सुल्तान ऑफ दिल्ली of his generous patron of art and the letters, hence he moved for Delhi, passing through मुल्तान and उच्च। ठीक है, मुल्तान और उच्च से होते हुए वो कहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं, जिसमें वो पहले क्या लेटर्स वगैरह लिखते हैं किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। The Sultan was impressed by his scholarship and appointed him as the काजी और जज ऑफ दिल्ली। क्या बना दिया जाता है कि जब वो इंडिया आए, दिल्ली आए, और दिल्ली के क्या बना दिया, काजी बना दिया, जज बना दिया। और यहाँ पे ईयर और लिख लेना, दैट वाज 1336, 1336 में क्या बना दिया जाएगा, इन्हें काजी बना दिया जाएगा, किसका, दिल्ली का। लेटर ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग between Sultan and the Ibn Battuta, he was thrown into prison. When the misunderstanding was cleared, he was restored to imperial service by the Sultan. देखो क्या हुआ कि जब आए अच्छा वेलकम किया गया और क्या बना दिया गया, काजी बना दिया गया। और जब कुछ उनमें मतभेद हुआ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, पकड़ के जेल में डाल दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुई, निकाल से फिर बैठा दिया पोस्ट पे। तो ये जो हुआ उसके साथ, किसके साथ, जो इब्ने बतूता के साथ, इस वजह से क्या करेगा, इब्ने बतूता इंडिया को छोड़ के भागेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे कहा जाएगा कि आप कहाँ जाइए, चाइना जाइए, किसके बिहाफ पर, मोहम्मद बिन तुगलक के बिहाफ पर। बट वो कहाँ भाग जाएगा, सियोन होते हुए, श्रीलंका होते हुए, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, अपनी मोरक्को वापस चला जाएगा। और जब वापस जा रहा होता है उस टाइम पे उस बुक को लिखता है, दैट वाज नोन एज द रिहाला बुक। ठीक है, इब्ने बतूता ट्रैवल टू चाइना। इब्ने बतूता वाज ऑर्डर्ड इन 1342 बाय द सुल्तान टू ट्रैवल टू चाइना। द सुल्तान रिप्रेजेंटेटिव टू द मंगोल रूलर। ठीक है, किसके लिए, मंगोल रूलर, कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसपे मंगोल जो है रूल कर रहे होते हैं चाइना के ऊपर। इब्ने बतूता विद द न्यू असाइनमेंट प्रोसीडेड टू द मालाबार कोस्ट थ्रू द सेंट्रल इंडिया। From Malabar, he went to the Maldives. कहाँ पहुंच जाएगा, मालदीव पहुंच जाएगा। He stayed in the Maldives for 18 months as the Qazi and then decided to travel to Sri Lanka. Before going to China, he once again went to the Malabar coast, the Maldives and also visit Bengal and the Assam. It means देखो इसे क्या है, इस बंदे को ट्रैवल करने का बहुत ही ज्यादा शौक था कि वहां जाने से पहले क्या करा, पहले मालाबार गया, मालाबार कोस्ट से मालदीव गया, फिर वापस आया, फिर श्रीलंका आया, फिर वेस्ट बंगाल आया, धीरे धीरे वापस ऑल ओवर इंडिया वो क्या कर रहा है कि जो प्लेसेस लेफ्ट आउट रह गए वहां पे भी घूम के कल्चर को देखा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इब्ने बतूता का जो टेक्स्ट है वो क्या है, मोर रिलायबल देन द अल-बरूनी। ठीक है, कि सारी चीजें इसने एनालाइज की हैं, घूम के फिर के तब चीजों को लिखा गया है, किसके द्वारा, इब्ने बतूता के द्वारा। He took a ship to Sumatra and from there another ship for the Chinese port town of Zaitun, presently known as Quanzhou. He traveled extensively in China, went to Beijing, but did not stay long and decided to return home in 1347। बहुत ही जल्दी, ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में वो रहा 1333 में आया, लंबे समय तक 42 तक रहा यहाँ पे, और फिर उसने ऑर्डर दिया गया कि आपको वहां जाना है, फिर जाता है, और वहां से 42 से 47 में, अब देखो एक ही दिन में तो पहुंचेगा नहीं, श्रीलंका भी गया, मालदीव भी गया, फिर वापस इंडिया आया, फिर घूमा, फिर गया। तो ज्यादा लंबे समय के लिए अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस भी लगाएं कि ज्यादा लंबे समय के लिए वो चाइना में नहीं रहता है, और फिर कहाँ जाएगा, वापस अपने कहाँ चला जाएगा, मोरक्को। इब्ने बतूता अकाउंट वाज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मार्को पोलो who visited China and India from the home country Venice in the late 13th century। ठीक है, जो इब्ने बतूता का जो वो है वो किसके उससे कंपेयर भी किया जाता है, मार्को पोलो से। इसके पीछे का एक रीजन और है, द रीजन बिहाइंड दैट, जो मार्को पोलो है वो कहाँ आया था, वो साउथ इंडिया में आया था इन प्लेस ऑफ नॉर्थ इंडिया। और हमें क्या देखने को मिलेगा कि इब्ने बतूता भी कहाँ जाता है, साउथ इंडिया में ट्रेवल करता है।
तो इब्ने बतूता भी चाइना जाएगा, मार्को पोलो भी चाइना जाएगा, और बोथ वापस आके कहाँ जाएंगे, अपने अपनी कंट्री जाएंगे। तो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, क्योंकि एक ही पाथ को उन दोनों ने क्या किया गया था, अपनाया गया था। एनालिसिस ऑफ इब्ने बतूता ट्रैवल। इब्ने बतूता के ट्रैवल का एनालिसिस क्या है? इब्ने बतूता रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट न्यू कल्चर, people, beliefs, values, etc. In 14th century, traveling was more difficult and dangerous than a present time. ठीक है, सिंपल सी बात है कि वो ट्रैवल इतना ज़्यादा कर रहा है और ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, डिफ़िकल्ट थी। क्यों? उस टाइम पे। और उसके पीछे का रीज़न ये था कि जब वो इंडिया आ रहे थे, ठीक है, तो उनके ऊपर जो थे बैंडिट, जो डाकू वगैरह हो जाते हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा, और हमले में वो बड़ी मुश्किल से बच के कहाँ तक पहुँचता है, दिल्ली तक पहुँच पाएगा। According to the Ibn Battuta, it took 40 days to travel from Multan to Delhi. कितने दिन लगे? 40 दिन लगे। About 50 days from Sindh to Delhi. ठीक है, मुल्तान से दिल्ली तक 40 और 50 सिंध से दिल्ली तक। About 40 days from दौलताबाद to Delhi and about 10 days from ग्वालियर to Delhi. तो ये एक छोटा सा टाइम पीरियड देखें कि एक आज हम जो देखते हैं इन प्लेसेस पर एक ही दिन में फ्यू ऑफ आवर्स में हम क्या पहुंच सकते हैं। जैसे ग्वालियर से दिल्ली अगर हमें जाना होता है तो उसे कितने दिन लगे थे? 10 दिन लगे थे। और ग्वालियर से हमें दिल्ली जाना है तो अगर अभी चलेंगे हम, ठीक है, तो अप्रोक्स 5 to 6 आवर्स में हम कहाँ पहुंच जाएंगे? ग्वालियर पहुंच जाएंगे इजीली। हाईवे वगैरह अच्छे हैं, ठीक है, रोड फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज। लेकिन उस टाइम पे क्या था? ऐसा कुछ नहीं था। प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती थी लोगों को। क्यों? किसी के द्वारा उन्हें लूट लिया जाएगा, पकड़ के कूट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी कि जो ट्रैवलर्स आते थे ना, उन्हें बहुत ज्यादा खतरे होते थे। इवन जो इसके साथ जो ट्रैवलर्स आए थे जब इंडिया आ रहा था, ठीक है, तो सिंध से, तो वहां पे जब इसके ऊपर हमला होता है तो इसके जो साथ के जो दोस्त होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, उनमें से 3-4 की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बैंडिट्स होते हैं, जो डाकू वगैरह होते हैं, वो हमला कर देते हैं। ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ इब्ने बतूता ट्रैवलर। अब इब्ने बतूता का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा ट्रैवल करने का, वो देखते हैं। इब्ने बतूता रीच दिल्ली इन 14th सेंचुरी। अभी देख लिया हम लोगों ने पहले। द सब कॉन्टिनेंट वॉज पार्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, therefore from China in the east, from northwest Africa and the Europe in the west। कि जब उसने देखा, ट्रैवल करा कि भैया ये तो क्या है, ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट है क्या, इंडिया एंड द चाइना। क्योंकि ज्यादातर चीजें क्या हो रही थी, इंडिया से वो ट्रेड हो रही थी। He visited sacred shrines, spent time with the learned men and rulers. He enjoyed cosmopolitan culture. As people spoke Arabic, Persian, Turkish and other languages, they shared ideas, information and anecdotes। कि इसने क्या करा, ऐसा नहीं है कि जो ये क्या है कि जो यहाँ का कल्चर है, जो लोग हैं, उन्हीं लोगों से मिला, नहीं। जो लोग पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है, जो अरेबिक लैंग्वेज, इन्हें भी जानते थे, उन लोगों, टर्किश लैंग्वेज जो जानते थे, उन लोगों के पास गया, उनसे मिला, उनके एक्सपीरियंस को शेयर किया, उनकी इंफॉर्मेशन ली, और उनसे क्या करा, अपनी नॉलेज को भी क्या करा, एक्सपेंड करा कि वो लोग कितना जानते हैं। कि भाई अगर जब हम देखते हैं कि मान लीजिए जब आपके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम से सुबह के टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा रश में होते हैं कि यार पेपर कैसे जाएगा, कैसे करेंगे। तो उस टाइम पे जब आप लोग एक ग्रुप में रहते हैं, तो जब 4 लोग एक साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, अच्छा उस चैप्टर का ये क्वेश्चन था, अच्छा उस चैप्टर की स्टोरी ये है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपकी जो नॉलेज है उसको क्या कर रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं। जो चीज़ें भूलते जा रहे थे उन्हें भी याद दिला रही हैं। तो उसी तरह इसके साथ हो रहा था कि जब ये लोगों से मिल रहा था, क्यों, क्योंकि नॉलेज गेन कर रहा था कि जहाँ जहाँ जो जैसे जैसे जो लोग मिल रहे थे, जो जो लैंग्वेज बोल रहे थे, उन लोगों से मिला, एनवायरनमेंट फ्री वो बनाया, अच्छा बनाया, फ्रेंडली वो बनाया एनवायरनमेंट, लोगों से जानकारी ली कि कहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे चीज़ें थी। तो जिस वजह से क्या कर रहा था कि इसकी जो बुक लिखी थी वो थोड़ी यूनिक देखने को मिलती है हमें। ठीक है, तो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा रहा। अब देखो कोकोनट एंड द पान। अभी एक स्टेटमेंट था, कोकोनट एंड द पान। ये स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है, बट जब इब्ने बतूता आया तो उसके लिए डिफरेंट था। क्या, कोकोनट और जो पान था, कैसे वो देखते हैं।
इब्ने बतूता डिस्क्राइब अबाउट कोकोनट एंड पान विच वर कंप्लीटली अनफेमिलियर टू हिज पीपल। उसके लोगों से बिल्कुल क्या अनफेमिलियर, उन्हें पता ही नहीं कि कोकोनट या पान भी होता है। ही डिस्क्राइब दैट द कोकोनट ट्रीज वर सिमिलर टू डेट पाम, खजूर की तरह ही होते हैं, बट द डिफरेंस वाज दैट व्हाइल डेट पाम प्रोड्यूस डेट, कोकोनट ट्रीज प्रोड्यूस नट्स। बड़े बड़े देखते हैं ना जो आपके वो होते नारियल के जो पेड़ होते हैं वो बड़े बड़े नट्स देते हैं, और ये क्या दे रहे हैं, खजूर दे रहे हैं। ये इनका डिफरेंस करा इसने। कोकोनट, द कोकोनट फाइबर वाज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉर्ड्स व्हिच वर यूज्ड टू sew shapes instead of using iron nails, and they also made cables for vessels using this fiber। आप लोगों ने देखा होगा कि नारियल की जो रस्सी जो बनाई जाती है आज भी हम उसे यूज करते हैं। कैसे, आप देखेंगे कि कहीं पे भी जो वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन का जो वर्क होता है लोकल एरियाज में या अर्बन एरियाज में, ना कि बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे, जो छोटे लेवल पे जैसे अपने घर वगैरह फॉर्मेशन कराते हैं, तो एक रस्सी आती है, ठीक है, थोड़ी खुरदरी सी रस्सी होती है, तो उससे हम क्या करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं कि मान लीजिए हाइट पे वर्क करना है, तो उससे जो जॉइंट्स होते हैं किसके, लकड़ी वगैरह के जो जॉइंट्स होते हैं, उन्हें जॉइंट को बांध के, ठीक है, चाड़ी वगैरह को बांध के, सिंपल मैं कह दूं कि उन्हें बांध लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो फाइबर है इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो आसानी से टूटता नहीं है। तो वो यहाँ पे जो शिप्स वगैरह थे उनमें आयरन की कीलों की जगह वो किससे बांधे जा रहे थे, कोकोनट के फाइबर से बांधे जाते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वाटर में भी जो है ज्यादा सर्वाइव करते थे। He also described another fascinating thing that for pan. He described that the betel is a tree which has no fruit and was grown only for the sake of its leaves। कि एक ऐसा पेड़ जिस पे कोई फल नहीं लगता, बट वो किसके लिए उगाया जाता है, उसके पत्तों के लिए उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखते हैं कि पान का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और जो पान है हमें देखने को मिलता है वो किस चीज में यूज होता है, जो हमारे वो होती है क्या कहते हैं, पूजा में भी यूज होता है। ठीक है, तो पान का कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी चीजों को बहुत ज्यादा यूज किया, और ये दोनों ही चीज जो कोकोनट और पान थे उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। इट मीन्स कि जो जहां जहां उसने ट्रेवल करा वहां पे कोकोनट और पान का इस तरीके से यूज और इस तरीके से इन दोनों की जो फार्मिंग है वो देखने को नहीं मिलती है। इब्ने बतूता एंड इंडियन सिटीज। अब देखते हैं कि उसने कैसे एक्सप्लेन करा इब्ने बतूता ने कि इंडियन सिटीज कैसी थी। अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता, इंडियन सिटीज वर फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु हैड द नेसेसरी ड्राइव। मतलब कि जो इंडियंस वो है सिटीज है वो क्या है, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिस्टिक है, जो क्या करना चाहेंगे, जो कुछ वर्क करना चाहते हैं। मोस्ट सिटीज हैज क्राउडेड स्ट्रीट्स। कुछ सिटीज में क्या है, जो स्ट्रीट्स हैं, जो रोड है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, एंड ब्राइट है, कलरफुल मार्केट्स दैट वर अरेंज्ड विद अ वैरायटी ऑफ गुड्स। He described Delhi as a big city with a great population, the largest in India. दौलताबाद in Maharashtra was also equal size in with Delhi। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखने को मिलेगा कि जो दौलताबाद है उसे भी क्या बनाया जाता है, कैपिटल बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ठीक है, तो ये जो सिटीज है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्राउडेड है, कलरफुल है, बहुत ज्यादा चमकीला बाजार देखने को मिलता है। ठीक है, जो आज भी जैसे हमारे मेले वगैरह मिलते हैं उसी तरह के जो कल्चर देखने को हमें मिलता है। इब्ने बतूता's व्यूज अबाउट दिल्ली। क्या व्यू थे दिल्ली के बारे में? अकॉर्डिंग टू द इब्ने बतूता, द सिटी ऑफ दिल्ली कवर्स अ वाइड एरिया एंड हैड अ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया था और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को वो क्या करता है, कवर करता है। The defensive wall around the city had no comparison। कोई कंपैरिजन ही नहीं था किसका, जो डिफेंसिव वॉल्स थी। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वॉल्स थी। The breadth of the wall was 11 cubits। There were houses inside for night sanitary and the gatekeepers। और उन दीवारों के ऊपर क्या बनाए हुए थे, घर बनाए हुए थे, जो नाइट्स वगैरह, जो नाइट में क्या करते थे, जो सोल्जर्स वगैरह रखवाली करते थे, और गेट कीपर्स के लिए भी। There were also storehouse for storing edibles, magazines, ammunitions, ballistas and siege machines। ठीक है,
कि सब तरह की सुविधाएं कि भैया अपना टाइम पास करने के लिए भी, जैसे आज तो हमारे पास फोन है, कहीं भी बैठा दो, उस टाइम पे कैसे करेंगे कि अगर हमें गेट कीपर को बैठाना है, सारी एक्टिविटीज कहाँ हो रही है, दिल्ली सिटी के अंदर हो रही है, शहर के अंदर हो रही है, गेट कीपर बाहर बैठा है, कोई व्यक्ति आया दिन में एक आध नहीं आया, बट वो बेचारा गेट कीपर कैसे अपना वर्क कर अपना दिन गुजारेगा, तो उसके लिए क्या था, तो सब चीज की अवेलेबिलिटी, एमिनेशन भी मिलता था, मैगजीन्स भी मिलती थी, बुक्स, क्योंकि ऐसा टाइम था कि जो राइटिंग है वो होती थी, तो वहां पे इजीली लोग क्या थे अपना बैठ के जो है टाइम वो सरवाइव कर सकते थे। सिटी ऑफ दिल्ली ऑल्सो हैड अ फाइन सिमेंट्री which graves had domes over them and those without dome had an arc। ठीक है, तो जो डोम सेमेंट्री मतलब जो होती है, जो हमारे वो होते हैं क्या कह सकते हैं उन्हें, जो मुस्लिम्स के जो होते हैं ना, कब्रिस्तान जो होता है, ठीक है, क्या कहते हैं, कब्रिस्तान जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो है ग्रेव्स हैं, जो कब्र वगैरह हैं, वो कैसे थी, डोम बने हुए थे, उनके ऊपर देखना डोम वगैरह बना देते हैं, और नहीं बने हुए तो उनके ऊपर क्या है, आर्क बनती है, ठीक है, या तो डोम बने हुए हैं या फिर आर्क बनती है उनके ऊपर। तो इस तरह से जो है सिटी बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस थी। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन मार्केट, अब क्या है कि मार्केट कैसी थी इंडिया की। द बाजार वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो हब ऑफ सोशल कल्चर एक्टिविटीज, कि भैया अब जो बाजार है ना, वो किस चीज के लिए नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए नहीं है, सोशल और कल्चर एक्टिविटीज के लिए भी। आज भी चले जाओ तो क्या होता है, कहीं ना कहीं दोस्त मिलते हैं कि शॉपिंग करने जा रहे हैं, वर्क एक का है, 4-10 जने घूम के आ रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, जितनी कर सकते हैं, ठीक है, वहां जा रहे हैं, वहां पे भी वही काम कर रहे हैं। चाहे भैया बाजारों में जाना है, आज भी यही काम है, क्यों जाते हैं, मौज मस्ती करने। और यहाँ पे भी क्या हो रहा था, सेम था कि सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कि खरीदने जाना है या बेचने जाना है, नहीं, किसी लिए सोशल एंड कल्चर एक्टिविटीज के लिए भी जाते थे। मोस्ट बाजार हैड अ मॉस्क, मस्जिद मिलती थी, एंड अ टेम्पल, और साथ में मंदिर भी मिलते थे, एंड इन सम ऑफ देम एट लीस्ट स्पेस वर मार्क फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस बाय द डांसर, म्यूजिशियन एंड सिंगर। और दोनों ही जगह क्या थे, जहाँ मार्केट है वहां पे मस्जिद भी है, मंदिर भी है, दोनों ही जगह एक पब्लिक प्लेस भी मिलती थी जिसमें लोग क्या करते थे, डांसिंग परफॉर्म कर रहे हैं, सिंगिंग परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इब्ने बतूता व्यूज अबाउट द दौलताबाद। अब देखते हैं कि इब्ने बतूता का कैसा व्यू था, किसके बारे में, दौलताबाद के बारे में। इन दौलताबाद देयर इज अ मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स विच इज नोन एज ताराबंद। दौलताबाद में एक प्लेस था किसके लिए, फीमेल एंड मेल सिंगर्स के लिए, जिसे क्या कहा जाता था, ताराबंद। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल बाजार। उसके द्वारा कहा गया कि जो है ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा ग्रेटेस्ट बाजार है। भाई म्यूजिशियन था, ठीक है, ट्रैवलर था, म्यूजिक को भी क्या पसंद करता है, ठीक है। इट हैड न्यूमरस शॉप्स एंड एवरी शॉप हैड अ डोर विच लीड्स इनटू द हाउसेस ऑफ द ओनर। ठीक है, न्यूमरस शॉप्स हैं, बहुत ज्यादा शॉप्स हैं, और हर एक शॉप के अंदर एक डोर है जो क्या कर रही है, अब उनके जो पर्सनल जो ऑनर है उसके घर तक लेके जा रहे हैं। कि जो शॉप्स हैं वो कहाँ है, घर के अंदर ही है, बाहर नहीं है कहीं और, वहां ये घर पे है। ठीक है, इन द मिडल ऑफ द मार्केट प्लेस देयर वाज अ लार्ज डूम बिल्डिंग्स नोन एज cupola which were carpeted and decorated. Here the chief of the musician took in his place every Thursday after the dawn morning prayer with his servants and the slaves. ठीक है, और यहाँ पे क्या, जो मार्केट के मिडल में एक प्लेस है, कारपेटेड, अच्छी डेकोरेटेड है, वहां पे जो म्यूजिशियन होगा वो आएगा, परफॉर्म करेगा, किसके साथ, अपने जो उसके स्लेव्स वगैरह होते हैं, जो उसके साथ के जो लोग होते हैं उनके साथ। तो ये डिफरेंट था किसके लिए, इब्ने बतूता के लिए। और इंडिया के अंदर जो सिटीज थी दौलताबाद, वो ऐसा कल्चर उसे कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। देयर वर मॉस्क इन द बाजार, मस्जिद भी थी किसमें, बाजार में, वेयर प्रेयर्स वर ऑफर्ड whenever a Hindu or Muslim ruler arrive at the dome building and pass by the marketplaces, female singers would sing before them. ठीक है, और जो मॉस्क वगैरह थे, जो बाजार थे, जो जहां पे प्रेयर ऑफर की जाती थी, ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा तो कुछ नहीं, जो वहां से गुजरता था, व्हेनेवर अ हिंदू और मुस्लिम कोई भी अगर आएगा तो वो क्या करेगा,
फीमेल सिंगर्स के साथ वो जो फीमेल्स होंगी वो गाएंगे, सिंग करेंगे, ठीक है। जो फीमेल सिंगर्स होंगे वो क्या करेंगे, सिंग करेंगे सॉन्ग को। कहाँ पे, जो मार्केट के अंदर है, जो बाजार है, कि बाजार में आप जो जा रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो हिंदू हो या फिर वो मुस्लिम्स हो, तो अगर कोई मस्जिद के आसपास से जा रहा है तो वहां पे जो सिंगर्स होती थी, फीमेल सिंगर्स, वो क्या करते थी, सिंग करती थी सॉन्ग्स को, ठीक है। इब्ने बतूता's व्यूज अबाउट द इंडियन एग्रीकल्चर। तो इब्ने बतूता का कैसा क्या था, व्यू था किसके बारे में, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। इब्ने बतूता फाउंडेड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव because of the fertility of soil. This fertility allowed farmers to cultivate 2 crops a year. The subcontinent was well connected and integrated with inter-Asian network of trade and commerce. ठीक है, कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो कैसी है, फर्टाइल है। सॉइल क्या है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो क्या है, जो है एक साथ जो है 2 क्रॉप्स को क्या किया जाता है, कल्टीवेट भी किया जाता है। और सब कॉन्टिनेंट में कनेक्ट होने की वजह से जो इंटीग्रेटेड क्या हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में, कि भैया जो चीज हमारे यहाँ ग्रो हो रही है आप हमसे ले जाइए, जो आपके यहाँ ग्रो हो रही है वो हमारे यहाँ दे जाइए। तो इंटीग्रेटेड क्या हो रही थी, चीजों का एक्सचेंज हो रहा था। इब्ने बतूता's व्यूज अबाउट द ट्रेड। अब देखेंगे कि ट्रेड के बारे में कैसा था व्यू। इन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वर ग्रेट डिमांड इन बोथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, एंड दिस ब्रॉट ह्यूज प्रॉफिट ऑफ आर्टिजन्स एंड द मर्चेंट्स। ठीक है, जो इंडियन मैन्युफैक्चर वो बहुत ही ज्यादा डिमांड में थे, कहाँ, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, एंड जिसकी वजह से जो आर्टिजन्स और मर्चेंट्स थे उनका बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता था। देयर वर ग्रेट डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। याद रखना है ये चीज बच्चों, क्या, कि इंडियन टेक्सटाइल की बहुत ही ज्यादा डिमांड होती थी, लाइक कॉटन क्लॉथ्स, फाइन मसलिन, सिल्क, brocade and satin. Few varieties of fine muslins were so expensive that only nobles and every rich class could afford it. और कुछ तो इतने ज्यादा महंगे होते थे कि जो कॉमन पीपल है वो क्या नहीं कर पाता था, उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता था, कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। इट मीन्स कि इंडिया की जो ट्रेड होती थी वो बहुत लार्ज प्लेस पे होती थी। अब जैसे इंडिया को आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इंडिया को क्या कहा जाता है, गोल्डन ईगल, ठीक है, सोने की चिड़िया कहा जाता है, ठीक है, सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड कहा जाता है, सॉरी ईगल नहीं बर्ड, ठीक है। तो वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडिया के पास जो ट्रेड करते थे बहुत सारी चीजें है, कॉटन हो गया, ठीक है, जो टेक्सटाइल थी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, हमारे यहाँ के मसाले स्पाइसेस वो बहुत ही फेमस थे, क्योंकि जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जो आपका वो है यूरोप है, वो कैसा है, वो ठंडा इलाका है, बहुत ज्यादा इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है। तो लोग क्या करते थे, यहाँ से चीजों को एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे अपने वहां पे, ठीक है, कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं है, तो हमारे यहाँ पे जितना भी जो भी चीजें ट्रेड होती थी तो सारा जो गोल्ड था वो इंडिया आ रहा था। इसीलिए धीरे धीरे इंडिया के पास लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ गोल्ड जो हो जाता है वो इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया जो है सोने की चिड़िया है, बर्ड ऑफ गोल्ड। इब्ने बतूता डिस्क्रिप्शन अबाउट इंडियन पोस्टल सिस्टम, ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपकी बोर्ड में कि हमारे यहाँ का पोस्टल सिस्टम कैसा था। अभी पोस्टल सिस्टम किसकी बात कर रहा है, देखते हैं इसको आगे। इब्ने बतूता वाज सरप्राइज्ड बाय द एफिशिएंट पोस्टल system of India. The postal system not only allowed merchants to send information and remit credit across long distances, but also dispatches goods required as a short notice. It took 50 days to reach Delhi from Sindh, but Indian postal system was 2 times. ठीक है, ये क्या था, देखो सरप्राइज था कि अगर जैसे चीजें एक जगह से दूसरी जगह क्या होती थी, ट्रेड होती थी, तो वहां पे जरूरी नहीं कि आपको जाना ही पड़ेगा, कि आपने पोस्ट कर दिया, बता दिया,
कि हमें क्या चाहिए, सामान चाहिए। जैसे आज है, आज हमें कुछ भी सामान चाहिए, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। बट यहाँ पे इस टाइम पे क्या ऑनलाइन चीज़ें थी नहीं, तो क्या होती थी, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना है, पोस्टल सिस्टम के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, तो जल्दी से शॉर्ट नोटिस पे चीज़ों को तैयार करेंगे और एक्सपोर्ट भी कर देंगे। ठीक है। और इंडिया में कैसे दो तरह का पोस्टल सिस्टम होता है। पहला, द हॉर्स फुट पोस्ट कॉल्ड उलुग, which was run by royal horses stationed at distance of every 4 mile। ठीक है, क्या है ये देखो, मान लीजिए ये आपका सिंध है, ये दिल्ली है। ठीक है, यहां से रास्ता जा रहा है, तो हर 4 मील पे इसको डिवाइड कर दिया हमने कि यहाँ से यहाँ तक एक इंफॉर्मेशन ले जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, फिर यहाँ से यहाँ तीसरा, फिर अगला, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कि हर, और ये क्या थे, रॉयल हॉर्सेस होते थे, घोड़ों के ऊपर। ठीक है, कि हॉर्सेस की हम लोगों ने देखा ना, कि आप लोगों ने पुरानी मूवीज देखी होंगी कि राजा महाराजा को क्या स्पाइस छोड़ रखे हैं, वो इन्फॉर्मेशन देना रहे हैं, घोड़े पे दौड़ रहे हैं। सेम यहाँ पे क्या है कि इन लोगों ने पोस्टल सिस्टम के लिए यूज ये चीज की कि आप डिवाइड कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये लेके जाएगा इन्फॉर्मेशन, यहाँ से यहाँ ये लेके जाएगा, यहाँ से फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो अलग अलग पर्सन को अलग अलग लोकेशन पर रख दिया कि यहाँ से वहां तक आपको पहुंचानी है, वहां से वहां तक आपको पहुंचानी है। ठीक है, मान लो एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपको जाना है यहाँ से सीधा मुंबई जाना है, दिल्ली टू मुंबई जाना है, और आपको बस नहीं मिली। ठीक है, ये बस इतना लंबा रास्ता नहीं चलेगी, तो क्या कर दिया, दिल्ली से फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद से आगे की तरफ रास्ता थोड़ी सी और दूर, किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, फिर वहां पे फिर दोबारा से बस चेंज करनी पड़ेगी। तो एक बस अगर कंटिन्यू चलेगी तो कहीं ना कहीं खराबी आ जाएगी। जब कुछ कुछ स्पेस के लिए, कुछ या कुछ कुछ रोड उसके लिए एक डिस्टेंस के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं चीजों को, तो अपनी फुल स्पीड में जाएगी। अब वो तो बस तो मशीनरी है, चलती जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो हॉर्स, अगर हॉर्स को अगर आप लगातार यहाँ से मुंबई तक भगाओगे तो कैसे करोगे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ से फरीदाबाद तक पहले लेके जाओ एक वक्त, फिर दूसरा अपने दूसरे हॉर्सेस से उसको लेके थर्ड प्लेस तक जाएगा, फिर वहां से तीसरा बंदा जाएगा, फिर चौथा। तो ये क्या था, कितना डिस्टेंस था, 4 माइल का। कितना डिस्टेंस होता था, 4 माइल का। ठीक है, दूसरा क्या होता है, द अदर फुट पोस्ट कॉल्ड दवा, which had the 3 stations per mile। ठीक है, यहाँ पे 4 मील के अंदर घोड़ा लेके जा रहा है, और यहाँ पे क्या कर दिया कि मान लो 1 मील है, 1 मील के अंदर भी क्या है, 1, 2 और तीसरा, 3 स्टेशन बना दिए कि कोई व्यक्ति अगर पैदल जा रहा है और उसे 1 मील जाना है, टाइम लगेगा, लेकिन 1 मील को भी उसने क्या कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि पहला व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जाएगा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तीसरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। कि भाई मान लो पहला यहाँ तक आया, फर्स्ट पर्सन ए यहाँ तक आया, बी यहाँ तक और सी यहाँ तक। तो ये क्या है कि चाहे फुट पैरों से ही, मतलब पैदल ही जा रहे हैं पोस्ट लेके, बट वो चीजें रुकी नहीं है। लेकिन जब वो आया था, इब्ने बतूता आया था, उसे 50 डेज लगे थे। ठीक है, और जो उसकी पोस्टल इंफॉर्मेशन है वो 10 दिन में पहुंच जाती है कि भैया वो आ रहा है, इब्ने बतूता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये किसका कमाल था, पोस्टल सिस्टम का, कि हम मान लीजिए जैसे हमें जाना है नोएडा से दिल्ली तक जाना है। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, किसी वजह से लॉकडाउन लग जाए, कोई कंडीशन हो जाए, अब क्या करा गवर्नमेंट को, जो अपना वो जो डीएम वगैरह को ऑर्डर देने हैं, तो कैसे करेंगे, तो उन्होंने हर 5 किलोमीटर पे किसी एक बंदे को खड़ा कर रखा है कि आप उस 5 किलोमीटर तक जाओगे, फिर दूसरा बंदा उस 5 किलोमीटर तक जाएगा, तीसरा उससे अगले किलोमीटर। तो इस तरह एक व्यक्ति अगर सीधा जाएगा तो कहीं ना कहीं थक जाएगा, रुकेगा, लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूअस है, चाहे वो हॉर्स के थ्रू हो या फिर फुट के थ्रू हो। At every third of a mile there was a well-populated village where there were men present to carry the courier. When a courier starts from the city, he holds the letter in one hand and the rod with a copper bell on other hand and ran as fast as he can। एक हाथ में जो भी उसे वो है ऑर्डर दिया गया है, दूसरे हाथ में एक बैल, और जितनी तेज वो भाग सकते थे अपनी हाई स्पीड में भागते थे। और हर क्या गया था, हर 3 माइल पे हमें एक गांव देखने को मिलता था। The other man in the next door hears this bell, he get ready and as soon as courier reaches them, he take it and transfer to the next dawa
Doaba. The continuous till it reaches the destination. The foot post was quicker than the horse post and was used to transport fruits of खुरासान which were much desired in India. देखो हॉर्सेस से ज्यादा जो था, जो लोग फुट सोल्जर्स थे, जो फुट वो होते हैं फुट जो पोस्टल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। ठीक है, किससे भी ज्यादा इफेक्टिव था? जो हमारा हॉर्स से भी था। ठीक है, कि यहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह को ट्रांसफर करने के लिए लोगों का यूज किया जाता था कि बहुत जल्दी, कि भैया भागो, जल्दी से जल्दी पहुंचाना है, रुकना ही नहीं है हर हालत में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रैंकस बर्नियर। अब ये देखते हैं कि फ्रैंकस बर्नियर कौन था। ही वॉज अ डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसफर एंड हिस्टोरियन फ्रॉम फ्रांस। कहां से बिलोंग करता है? एफ, फ्रांस, याद रखिए, फ्रैंक एफ, फ्रांस। He came to Mughal Empire in search of opportunities and was in India between 1656 and 1668. See, he was closely associated with the Mughal court. Later, he worked as an intellectual and scientist with Danishmand Khan and Armenian nobles at the Mughal court. ठीक है, एक नोबल पर्सन था, ठीक है, डॉक्टर था, फिजिशियन का वर्क करा, ठीक है, मुगल कोर्ट में भी बहुत वो लंबे समय तक रहा था, और इंडिया में कब से कब तक रहेगा? 56 to 68, एक लंबा समय कहाँ गुजारेगा? इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसके भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जो अकाउंट्स है, वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, बर्नियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। जो हम लोगों ने टाइम पीरियड देखा वो कैसा था? मुगल एम्पायर का टाइम पीरियड था। Bernier's book Travels in the Mughal Empire had detailed observation, critical insight, and reflection of Mughals. He compared Mughal India with contemporary Europeans and stressed on the superiority of the Europeans. ठीक है, यूरोपियंस के बारे में बताता है और उनकी जो सुपीरियरिटी है किसकी? जो यूरोपियंस की, उसे एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और जो मुगल्स के बारे में क्रिटिकल इंसाइट मिलता है, क्योंकि वो नोबल्स जो थे उनके साथ उसने वर्क किया था कि कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे चीजें हो रही हैं। Publishing of the Bernier's work. Bernier works were published in France 1670-71. He translated into English, Dutch, German, Italian. With the next 5 years, he dedicated his major writing to Louis XIV, and many of his other works were written in form of letters to influential officials and the ministers. जो इसका रिकॉर्ड जो उसने इंडिया के बारे में जाना, उसने अलग अलग लैंग्वेजेस में क्यों पब्लिश किया? क्योंकि जो आप लोगों ने टाइम पीरियड देखेंगे, ये ऐसा टाइम पीरियड है जब इंडिया में क्या आए थे? कौन आ गए थे? पोर्चुगीज आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए हैं, डच आ गए हैं, डेनिस आ गए हैं, और फ्रांसीसी आने वाले हैं। तो जर्मनी के भी जो लोग हैं वो भी आ गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है चीजों को पब्लिश करा ताकि लोग क्या कर सके, जान सके किसके बारे में? इंडिया के बारे में, कैसा कल्चर है, कैसी डाइवर्सिटी, कैसी चीजें हैं वहां पे। His accounts was reprinted in French 8 times between 1617 and 1725, and by 1684 it had been reprinted 3 times in English. As compared to it, Arabic and Persian accounts were circulated as manuscripts and were not published before 1800. और जो इनका जो रिकॉर्ड था वो बार बार क्या हो रहा था? पब्लिश हो रहा था, कि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा था कि एक इंडियन कल्चर को जानने में, कि एक ऐसा कल्चर जो डिफरेंट है सोसाइटी के बारे में, जिसके ऊपर हमें क्या करना है? ट्रेड करना है। मान लीजिए हमें अगर कहीं पढ़ने जाना है या ट्रेड करना है, तो हम उस कंट्री के कल्चर के बारे में, उसकी सोसाइटी के बारे में, वहाँ के एम्परर्स, रूल्स, रेगुलेशन, सब के बारे में क्या करने की कोशिश करेंगे? जानने की। इसीलिए इनके जो रिकॉर्ड्स थे वो बार बार क्या हो रहे थे? रिप्रिंट किए जा रहे थे। बर्नियर कंपैरिजन ईस्ट एंड द वेस्ट, और उनका क्या मिलता है? कंपैरिजन भी मिलता है। Bernier in European clothes comparing east to west. Bernier travels to several parts of India. ठीक है, he wrote accounts about what he saw, compare them with the situation in Europe in general and the France in particular. क्या करा कि जो यूरोप की जो कंडीशन है और जो इंडिया की कंडीशन है, दोनों को कंपेयर किया, और स्पेशली द फ्रांस
फ्रांस के एरिया को भी, कि कैसी कैसी कंडीशन वहां में है और कैसी कैसी कंडीशंस हमें यहाँ पे देख, सोसाइटी को कर रहे हैं, लॉज जो बनाए गए सोसाइटी के उन्हें कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन नॉर्म सबको क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। He described the situation in India as not hopeful and not so encouraging compared to the development in Europe. His main focus was on things which were depressing, and he wanted to influence the policy makers and the intelligentsia to make right decision। ठीक है, क्या करा, इंडिया की जो सिचुएशन थी वो नॉट होपफुल, ठीक है, और नॉट एनकरेजिंग एज कंपेयर टू द यूरोप। और क्या करा इसने कि भैया देखो, वहां अगर हमें रूल करना है तो किस तरह से वर्क करेंगे, वहां हमें ट्रेड करना है तो किस तरह से हमें वर्क करना चाहिए, तो इन सब चीजों को इसने कंपेयर करा। इसीलिए इनके जो रिकॉर्ड्स थे वो क्या किए, बहुत ही ज्यादा सेल आउट हुए थे, कंपैरिजन मिला। और इससे क्या हुआ कि जो लोग थे यूरोप के, उन्हें हेल्प मिली टू अंडरस्टैंड द इंडियन सिचुएशन, कि इंडिया की सिचुएशन को जानने में, कि हम वहां पे कैसे रूल कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, कैसे अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा कर सकते हैं, कैसे एम्परर्स हैं, कैसे एम्परर्स को हम अपने अंडर में कंट्रोल में ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड ओनरशिप, और अब देखें कि जो लैंड ओनरशिप है वो कैसी थी इंडिया, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, बोर्ड का एक अच्छा वो है टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बर्नियर पॉइंटेड आउट दैट मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोपियन वाज द ओनरशिप ऑफ लैंड। In India, there was a lack of private property in land. He strongly believed that it was good to have private property for both the state and its people. क्यों? क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि हम लोगों ने 10th में पढ़ा था और एज वेल एज 11th में भी पढ़ते हैं, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन होता है वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की जाती है, बट जो उसे कहाँ देखने को मिलती है, इंडिया में देखने को मिलती है। तो जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होता है कि एक ऐसा कल्चर जहाँ पे एक जो वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। और इसका कहना यह था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट के लिए भी और लोगों के लिए भी क्या होना चाहिए, जिससे लोग क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होते हैं, लोगों की जो सिचुएशन है वो ज्यादा अच्छी होती है। He thought that in the Mughal Empire, the emperor owned all the land and distributed it among his nobles, and this method had disastrous, ठीक है, consequences for the economy and society. This perception was also found in the other travelers' accounts of the 16th and the 17th century, कि क्या जो मुगल एम्परर्स हैं वो ऑन कर रहे हैं सारी लैंड को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, मतलब जितना भी वहां से जो भी वो किया जा रहा है, जो लैंड है वो आपस में ही ले रखी है उन्होंने, और उसका जो लगान ले रहे हैं, जो टैक्स ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस किस के द्वारा, बाय द एम्परर्स एंड द नोबल्स। और ये कहीं ना कहीं क्या है, डिजास्टर्स है, किसके लिए, लोगों के लिए। ये क्या होगा कि जो इकोनॉमी वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, जो इन्फ्लुएंस है पीपल्स को वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो इकोनॉमी है, जो लोग हैं वो इफेक्ट करेंगे बहुत ही ज्यादा। और हमें देखने को मिलेगा कि जो सिचुएशन है इस टाइम की, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो कंडीशन है, जो पीजेंट्स हैं, मर्चेंट्स, की वर्स होती चली जाएगी, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ जो हमें बर्नियर के रिकॉर्ड्स में मिलता है, जो 16 और 17 सेंचुरी में जो ट्रैवलर्स आते हैं उन सब के अकाउंट्स जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें सेम चीज हमें देखने को मिलती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड सिस्टम में क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे। अकॉर्डिंग टू बर्नियर, इन क्राउन ओनरशिप द लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास ऑन द लैंड टू देयर चिल्ड्रन, कि जो लैंड होल्डर्स थे वो अपनी जो लैंड है वो क्या है, अपने चिल्ड्रंस को पास नहीं कर सकते, कि अगर उनकी डेथ हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो राजा है या जो उसका ऑनर है वो किसी और को ट्रांसफर कर देगा। दिस डिस्करेज द लैंड होल्डर्स टू इन्वेस्ट इन द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन। इस वजह से क्या थे, जो डिस्करेज करता था लैंड ओनर्स को कि भैया जो भी लैंड है, कि अगर हमारी जो लैंड है इस तरह से ही रहा कि हम उसे मेंटेन ना करेंगे, ठीक है, मेंटेनेंस ज्यादा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन बढ़ेगा उसे हम क्या करना पड़ेंगे, कम कर देंगे। कि अगर मान लीजिए प्रोडक्शन हमने बढ़ाया और लैंड हमारी जो है वो किसी और को दे दी तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। The absence of private property in land prevented
द emergence of the class of landlords who focus on improving their land as the Western Europe, कि अगर लैंड जो होगी वो प्राइवेट होगी तो लोग क्या करेंगे, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि भैया ठीक है जो लैंड है वो प्राइवेट है, हाँ भैया हमारी है तो हमें इसे इम्प्रूव करना है, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाना है, वो चाहे अलग अलग मेथड्स को भी क्या करेंगे, अपनाएंगे, यूज करेंगे. दिस प्रैक्टिस हैड लेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, excessive oppression of the peasantry and the continuous decline in the living standards of all sections of society except the ruling aristocracy. और ये क्या है कि हर एक के लिए क्या है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, हर एक के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि जो प्रॉब्लम्स है कि भैया लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वो डाउन हो जाएगा, बट एक इसके लिए अच्छा है, ओनली फॉर द एरिस्टोक्रेसी क्लास. किसके लिए अच्छा है? ओनली फॉर द एरिस्टोक्रेसी क्लास. Truth about the ownership of land. Mughals official document does not show that the state was the sole owner of the land. The 16th century of official chronicle Abul Fazl during Akbar region described the land revenue remuneration of the sovereignty. जो अबुल फजल था उसकी जो रिकॉर्ड थे उसमें मिलता है कि जो लैंड है, जो रेवेन्यूज हैं वो क्या किए गए हैं, बार बार चेंज किए गए हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ हमें बर्नियर के रिकॉर्ड में मिलता है वही सारा ट्रूथ है. दिस मीन्स दैट अ रूलर कैन क्लेम ऑन हिज सब्जेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड फॉर द लैंड एंड नॉट द रेंट ऑन लैंड दैट ही ऑन. ये क्या है? रेंट नहीं है, ये क्या है कि भी ठीक है हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं इसलिए हम आपसे क्या लिया जा रहा है, टैक्स ले रहे हैं. ठीक है. European travelers assume this claim to be rent because land revenue demands were very high in those times, but in reality this was not a rent of land tax, it was a tax on crop. और जो वो थे, जो ट्रैवलर्स थे, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये क्या है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, ये क्या है प्रोटेक्शन का टैक्स ले रहे हैं, नहीं, ये क्या कर रहे हैं कि ये टैक्स ले रहे हैं किसका, लैंड का. ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा हाई था एज कंपेयर टू दैट टाइम पीरियड. बर्नियर व्यू ऑन द पीजेंट्री. पीजेंट्री के ऊपर कैसा व्यू था? बर्नियर डिस्क्राइब द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स इन हिज ट्रैवल अकाउंट. ही पॉइंटेड दैट देयर वर वास्ट ट्रैक्ट of land in the empire of Hindustan and most of the land was barren, badly cultivated and sparsely populated. ठीक है, कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पीजेंट्स का बहुत ज्यादा, और उसने पॉइंट आउट किया कि जो बहुत ही ज्यादा लैंड है, जो हिंदुस्तान की जो लैंड है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है, बैरन लैंड पड़ी है, खाली पड़ी है, बैडली कल्टिवेटेड हो रही है, बहुत मतलब उसकी जो कंडीशन है बहुत ही ज्यादा वर्स हो रही है, या फिर जिसको यूज किया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड है कि एक ही छोटे से एरिया में उसी के ऊपर फार्मिंग करे जा रहे हैं. इट मींस कि लैंड का प्रॉपर यूज नहीं किया जा रहा है. A little fertile land was until wasted because of lack of labors. ठीक है, जो लैंड है वो किस वजह से खाली पड़ी, क्योंकि lack of the labors. When poor people could not meet the demand of their cruel and greedy lords, they are not only deprived of the means of livelihood, but also their children are carried away as slaves. Thus, peasantry is drove despair by cruelty. Ultimately, they abandon to the country. कि जो फर्टिलिटी है, जो लैक ऑफ लेबर्स की वजह से हो रही कंडीशन, जो लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो पुअर पीपल क्या नहीं कर पा रहे हैं, डिमांड को अपनी जो उनकी जो जरूरत है उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा क्रूएल्टी फैली हुई है. लोगों की जो कंडीशन है वो वर्स होती जा रही है. ठीक है, और लोग जो हैं इवन ऐसी कंडीशन आ जाएगी लोग क्या कर देंगे, कंट्री को भी छोड़ के चले जाएंगे. During the 17th century, about 15% of the population lived in town. ठीक है, कितनी 15% population ही कहाँ रहती है, टाउन्स में रहती है. This was average higher than the percentage of urban population. ठीक है, इन वेस्टर्न यूरोपियन, कि जो वेस्टर्न यूरोपियन में जो लोग रह रहे हैं उनके मुकाबले जो आपके जो टाउन्स में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा रहती है. कहाँ पे, इंडिया में. The same period, in spite of this, Bernier described Mughal cities as camp town, which mean that these towns existed and depended on the imperial camp for their survival. ठीक है, कि ये जो कैंप वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है, ये जो आपकी जो कंट्री जो ये
सेंटर्स, अर्बन सेंटर बेसिकली क्या कैंप है, और जो कि किसके ऊपर डिपेंड चल रहे हैं, ओनली ऑन द किंग एम्पर, राजा के ऊपर चल रहे हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगी, इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा वर्स हो जाएगी। He believed that these towns came into existence when imperial court came and rapidly declined when it moved out। और सिटीज क्या है, तभी डेवलप हो रही हैं जब वहां पे जो राजा है, राज को इंपीरियल कोर्ट बना तो सिटीज डेवलप होंगी बहुत जल्दी, और जैसे इंपीरियल कोर्ट खत्म हुआ डिक्रीज क्या हो जाएंगी, जो सिटी है वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएगी, मींस कि उसकी पॉपुलैरिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। He pointed out that these towns did not have viable social and economic foundation and were depend on the imperial patronage। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड है, सिर्फ इंपीरियल प्रोटेक्शन के ऊपर डिपेंड है, अदरवाइज ये रह ही नहीं सकती। However, Bernier had drawn an oversimplified picture about town. In reality, there were all kind of towns like manufacturing towns, trading towns, port towns, sacred centers, pilgrims towns, etc. Their existence was an index of prosperity of merchant communities and the professional classes। कि जो अलग अलग टाउन्स के इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है कि जो वो यहाँ है देखने को मिल रहे हैं, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो बेसिकली एक ही वजह से है, क्योंकि वहां पे क्या है कि या तो मर्चेंट्स हैं या फिर प्रोफेशनल क्लास है, ठीक है, मर्चेंट्स है, प्रोफेशनल क्लास है या एरिस्टोक्रेसी क्लास है। इसीलिए क्या है, हमें वहां पे सिटीज वगैरह को जो है डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। एक चलिए, मर्चेंट्स एंड द अदर प्रोफेशनल्स इन द टाउन्स। जो मर्चेंट्स थे, अदर प्रोफेशनल्स थे, वो कैसे वर्क करते? मर्चेंट्स हैड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी and a king ties with organized into their own caste come occupational bodies। In western India these groups were called mahajans and their chiefs the सेठ। ठीक है, कि जो मर्चेंट थे उन्हें क्या कहा, या तो महाजन या सेठ के नाम से जाना जाता है, और वो किसके साथ उनका कनेक्शन होता था, जो किनशिप होते, जो राजा वगैरह होते थे, ठीक है, उनकी 60 गार्ड होते थे भैया कि हाँ हम अच्छा डोनेशन देंगे, बढ़िया रहेगा, हम क्या टैक्स वगैरह, क्योंकि वो क्या है, रिच क्लास है, aristocracy class है। In urban centers such as Ahmedabad, the Mahajans were collectively represented by the chief of the merchant community who was called the नगर सेठ। ठीक है, अहमदाबाद में जो होते, जो महाजन्स होते थे, उनको क्या होता है, कलेक्टिवली एक कम्युनिटी बनाई जाती थी, और उनका जो रिप्रेजेंट करता था किसके पास, एम्परर के पास, उसे क्या कहा जाता था, नगर सेठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नगर सेठ। There were other professionals existed in the towns like physicians, hakim, ved, teachers, pandit, maulvi, lawyers, vakil, painters, architects, musicians, calligraphers, etc. Some of the obvious professionals depended on imperial। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड होते थे, इंपीरिया के ऊपर डिपेंड होते थे, इंपीरियल के ऊपर, कि कोर्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें मर्चेंट्स देखने को मिलता है, हर एक क्लास मिल रही है। कौन सी, वो जो सर्विंग क्लास है। ठीक है, कैसी क्लास है, सर्विंग क्लास है। जैसे कि आपको वकील मिल रहे हैं, लॉयर मिल रहे हैं, टीचर मिल रहे हैं, फिजिशियन मिल रहे हैं, वह ठीक है, तो ये सब क्या है, वो आपको क्या है, सर्विंग क्लास है। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय द बर्नियर। बर्नियर के द्वारा क्रिटिसिज्म किया गया किसका, इंडियन सोसाइटी का। बर्नियर क्रिटिसाइज इंडियन सोसाइटी दैट इट कंसिस्टेड ऑफ अनडिफरेंशिएटेड masses of poor people suppressed by small minority of very rich and powerful ruling class। कि भैया देखो, सोसाइटी है एक बहुत ही छोटे से तबके के लोगों, बहुत ही छोटे तबके के जो पीपल्स हैं, बहुत मतलब स्मॉल ग्रुप के जो पीपल्स हैं, उन्होंने पूरी सोसाइटी को क्या कर रखा है, सप्रेस कर रखा है, दबा रखा है। ठीक है, he stated that there were no middle state in India, therefore in between the poorest and the poor and the richest of the rich there was no social groups or class। Mughal empire king was the king of beggars and the barbarians। कि मुगल जो किंग है वो किसका है, बेगर्स गरीबों का और बारबेरियंस का, अनसिविलाइज का है। दैट वाज अ स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द बर्नियर। ठीक है, कि भैया कोई गैप नहीं है, या तो अमीर है
अमीरों में भी अमीर है या फिर गरीबों में भी गरीब है, दो तरह की सोसाइटी मिलती है, मिडिल सोसाइटी नहीं मिलती यहाँ पे। जैसे हमें इमरजेंस देखने को मिलता है मिडिल क्लास का, कहाँ पे, जो कि आपको फ्रांस में, ठीक है। Subcontinent cities and the towns were ruined and populated with bad air, and its fields were overspread with the bushes and the full of infectious waterlogged areas. Crown ownership of land was responsible for all this bad state of affairs. जो सब कॉन्टिनेंट सिटीज हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स मिली है कि ओवर क्राउडेड है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, और टोटल जो एयर है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, पॉल्यूटेड एयर हो गई है, फील्ड्स अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा बदबू मार रही है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है लोग। तो और इनके सबके जो कंडीशन के जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, स्टेट के अफेयर्स, मतलब जो राजा वगैरह हैं, जो उस लैंड के ऑनर होते हैं अपने आप को, ठीक है, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिस वजह से इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। बर्नियर अकाउंट ऑन इंपीरियल कारखानास, कारखानास के ऊपर बर्नियर ने क्या कहा। बर्नियर वॉज द ओनली हिस्टोरियन who provided detailed account of the working of the imperial karkhanas or workshop. He stated the large hall were seen at the many places called कारखानास और वर्कशॉप और आर्टिजन। कारखाना मतलब जैसे जहाँ पे जो हमारे फैक्ट्रीज वगैरह कहते थे उन्हें क्या कहते हैं, कारखाने जो कहते थे, कि एक बहुत बड़ा हॉल जिसमें आर्टिजन्स क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और डिटेल जो हमें उसके अकाउंट के बारे में जो हमें मिलती है वो सिर्फ बर्नियर के अकाउंट से मिलती है, बाकी किसी हिस्टोरियंस के अकाउंट से नहीं मिलती या फिर ट्रैवलर्स के अकाउंट से। In each hall, different craftsmen were present, superintended by the master, like embroiderers, goldsmiths, painters, varnishers, lacquer works, joiners, turners, tailors, shoemakers, manufacturers, silk, good and fine muslins। कि हर एक को क्या है, अलग अलग क्या है हमारे कारखानास बने हुए हैं, और हर एक को किसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, एक मास्टर के द्वारा। कि एक कारखाने में एक ही तरह का वर्क होगा, कि वहां पे क्या है, क्या कहें, शूज बन रहे हैं तो शूज ही बन रहे हैं, ठीक है, गोल्ड स्मिथ है तो गोल्ड स्मिथ का वर्क हो रहा है, ठीक है, पेंटर से तो पेंटिंग का वर्क हो रहा है, सिल्क का मैन्युफैक्चरिंग हो तो सिल्क ही होगी, बाकी कोई और वर्क नहीं होगा। He appointed out that the artisans came to be the कारखानास every morning and remain employed in the whole day, ठीक है, and return to home in evening। He criticized that in this way their time passes away and no one aspired for any improvement in the condition of the life। कि भैया सुबह आ रहे हैं आर्टिजन्स, वर्क कर रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वापस चले, तो कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ है वो क्या नहीं हो रही, इंप्रूव नहीं हो रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ठीक है आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और जा रहे हैं। रियलिटी ऑफ रूरल सोसाइटी, रूरल सोसाइटी की रियलिटी कैसी थी। The picture depicted by the Western thinkers about subcontinent rural society was not real. Rural society was characterized by the considerable social and economic differentiation during 16th and the 17th century। ठीक है, कि जो पिक्चर है जो हमें वेस्टर्न थिंकर्स ने जो सबकॉन्टिनेंट रियलिटी है कि जो हमें देखने को मिलती है, दैट वाज नॉट द सेम ऑफ द सोसाइटी जो हमें एक्चुअल में मिलती है, वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो लोगों के द्वारा पहले से ऑब्जर्वेशन बनाई जा रही थी। On one hand there were big zamindars with superior rights in land, and on the other there were untouchables landless labor। कि एक तरफ तो क्या है हमारे जमींदार से जिनको पूरे राइट दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या है हमारे जो अनटचेबल से जिनके पास जमीन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। Between them there were big peasants who use hired labor। ठीक है, बड़े बड़े पीजेंट्स थे जो क्या करते हैं, हायर लेबर्स लेते हैं, एंड एंगेज इन कमोडिटी प्रोडक्शन एंड द स्मॉलर पीजेंट्स हु कुड बेयरली प्रोड्यूस ऑफ हिज लाइवलीहुड। और मतलब ये क्या है कि जो स्मॉल पीजेंट्स वगैरह हैं वो बेचारे अपनी जिंदगी जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, या तो बड़े बड़े पीजेंट्स मिल रहे हैं जो लेबर को भी हायर करके वर्क करा रहे हैं, या फिर ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं जिनकी अपनी लाइवलीहुड की चीजें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो जो सोसाइटी है वो बहुत ही अलग है, डिफरेंट है, जो हमें देखने को मिलती थी, जिनके रिकॉर्ड मिलते हैं, जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब्दुल रजाक ये क्या है, एक और जो है हमारे वो है ट्रैवलर्स हैं जिनका रिकॉर्ड जो अकाउंट मिलता है इंडिया के बारे में, जो कि इंडिया आए थे। द ट्रैवलॉग ऑफ अब्दुल रजाक रिटन इन द 1414 was an interesting mixture of emotion
perception about India. He did not appreciate what he saw in port of Calicut in Kerala, which was populated by people as their lives were very different from the Abdul Razak imagination. He described them as a strange nation. क्योंकि अब्दुल रजाक जब इंडिया आया तो उसने क्या करे, जो पहले रिकॉर्ड्स थे उन्हें पढ़ा कि एक ऐसा देश है, इतना ज्यादा प्रोस्परस है, ये चीजें होती हैं, वो होती हैं। अब बेचारा भारत आया और जब कैलीकट आया, जब वहां आके देखा तो कंडीशन बहुत बिल्कुल अलग मिली, तो सरप्राइज हो गया। इवन वो लिख भी नहीं पाए कि मैं लिखूं क्या, इतना ज्यादा पॉपुलेटेड, इतना ज्यादा ऐसी कंडीशन, वर्स कंडीशन। तो वो उसने बिल्कुल सरप्राइज था, किसके लिए, उसके लिए कि मैं तो कहीं ना कहीं एक अलग नेशन में आ गया, जहां मुझे जाना था मैं वहां नहीं आया, मैं एक अलग नेशन में आ गया। Later when he visited India, he arrived in Bangalore and crossed the Western Ghat. Here when he saw a temple, he was full of administration. He described the temple that such a kind of idol house could not be found anywhere in the world. He was amazed by the craft and artisanship of the temple. ठीक है, और जब वो आया, ठीक है, यहाँ तो उसने बिल्कुल कंडीशन दूसरी देखी, और यहाँ पे जब वो आया तो उसने देखा कि यहाँ पे कंडीशन और भी अलग है, कि एक ऐसा हाउस क्या जहाँ पे मंदिर है, इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इतना ज्यादा परफॉर्म है, वेल मैनर्ड वे में चीजों को देख रखा है, एस्टैब्लिश की गई है। तो एक बिल्कुल डिफरेंट नेशन देखने को उसके लिए मिलता है। स्लेव्स, अब देखते हैं कि स्लेव्स की कंडीशंस कैसे थी। Slaves were openly sold in market like other communities and were exchanged as a gift. ठीक है, तो स्लेव्स क्या थी, अदर कम्युनिटीज की तरह यहाँ पे क्या होती, एक्सचेंज होती। Ibn Battuta himself brought slave along horses and camels when he reached Sindh as gift to Sultan Muhammad bin Tughlaq. और जब इब्ने बतूता भी क्या लेके आया था, कुछ गुलाम स्लेव्स लेके आया था और अपने साथ कैमल्स लेके आया था। किसके लिए, हॉर्सेस लेके आया था, किसके लिए, फॉर द गिफ्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। After reaching Multan, he gifted a slave and horses along with raisins and almonds to the governor. और जब वो मुल्तान में आया तो वहां पे भी उसने क्या करा, जो वहां का जो गवर्नर था उसे स्लेव्स और आलमंड जो बादाम है वो क्या किए थे, गिफ्ट किए थे। Muhammad bin Tughlaq became so happy with the sermon of the preacher named Nasruddin and gave him 100,000 तनकास कॉइन्स एंड 200 स्लेव्स। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक क्या हुआ था, बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था जब उसने क्या दिया था, उसे एक नसरुद्दीन दिया था। ठीक है, एक प्रीचर था, नसरुद्दीन दिया और उसे 1000 तनका दिए, सिक्के दिए और स्लेव्स भी दिए थे। एक मिनट, यूजेस ऑफ स्लेव्स, स्लेव्स का क्या यूज होता था। Ibn Battuta account shows that there were considerable differentiation among the slaves. हर एक को मतलब अलग अलग उसके लिए यूज किया जाता था कि उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग। Some female slaves in the service of Sultan were experts in music and dance. कुछ स्लेव क्या होते थे जो सुल्तान की सर्विस में होते थे, वो डांस और म्यूजिक में एक्सपर्ट होते थे। Female slaves were also employed by Sultan to keep a watch on his nobles. और फीमेल स्लेव्स को क्या रखा जाता था सुल्तान के द्वारा कि वो अपने नोबल्स के ऊपर नजर भी रखें कि कहीं ना कहीं गड़बड़ ना कर दें। ठीक है, स्लेव्स वर आल्सो यूज्ड टू फॉर डोमेस्टिक लेबर एंड इब्न बतूता फाउंड देयर सर्विस एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर कैरिंग वुमेन एंड मैन पैलिकन्स और डोला। स्लेव्स को भी डोमेस्टिक लेबर के लिए यूज किया जाता था और इब्न बतूता ने देखा कि जो सर्विस है वो एब्सोल्यूट नेसेसरी है मैन और वुमेन के लिए, कि अगर ना करेंगे तो कौन करेगा इनका वर्क। तो स्लेव्स का जो यूज किया जाता था वो घर के जो डोमेस्टिक वर्क के लिए भी यूज होते थे। प्राइस ऑफ फीमेल स्लेव रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर वाज वेरी लो, कि जो डोमेस्टिक लेबर के लिए जो स्लेव्स को जो लिया जाता था उनके जो प्राइस होते बहुत ही कम होते थे। देयरफॉर मोस्ट फैमिलीज हु कुड अफोर्ड स्लेव कीप्ड एटलीस्ट 1 or 2 ऑफ देम। और जो फैमिली स्लेव को अफोर्ड कर सकती थी वो 1 या 2 स्लेव जरूर रखती थी। ऐसा नहीं था कि अगर अफोर्ड ही नहीं कर पाए तो रखेंगे कहां से। तो जो अफोर्ड कर सकते थे वो सभी क्या करते थे, स्लेव्स को रखते थे। ठीक है, यूरोपियन ट्रैवलर्स व्यू ऑन कंडीशन ऑफ वुमेन, कि यूरोपियन ट्रैवलर्स ने की जो कंडीशन है, ठीक है, वुमेन्स की कंडीशन कैसी बताई है। Many contemporary European travelers and writers often highlighted the treatment of women as crucial marker of difference between Western and the Eastern use.
ठीक, कि भैया देखो जो कंडीशन ईस्टर्न और जो हमारे वेस्टर्न सोसाइटी में है और जो इंडिया में जो है वो कंडीशन बहुत ही अलग है, वुमेन्स की बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, बर्नियर चूज द प्रैक्टिस ऑफ सती फॉर दिस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ही नोटिस दैट व्हाइल सम वुमेन सीम टू एक्सेप्ट डेथ cheerfully, others were forced to die। कि एक क्या कि अगर क्या सती होता हुआ देखा किसने, बर्नियर ने, कि भैया वहां पे हमारे वहां यूरोप में तो ऐसा नहीं होता, कि एक तो क्या हो रहा है कि एक एक्सेप्ट कर रही है डेथ को अपनी को चेयरफुली, क्यों, क्योंकि उसके हस्बैंड की क्या हो गया, डेथ हो गई है, और अदर्स को कुछ को क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, कि एक ने तो एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे को जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है। वुमेन्स वाज आल्सो इन्वॉल्व इन अदर थिंग्स। द लेबर वॉज क्रूशियल इन बोथ एग्रीकल्चर एंड द नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कि जहाँ पे भी वुमेन्स था एज अ लेबर वर्क कर रही है, तो उनकी जो वो है कंडीशन है बहुत ही ज्यादा कैसी हो रही है, क्रूशियल, वो क्रूअल्टी हो रही है, कि उनके साथ बहुत ही ज्यादा क्रूशियल वे में वर्क करा, क्रूअल्टी वे में वर्क करा, कि जबरदस्ती फोर्सफुली वर्क करो। ठीक है, women from the merchant families participated in commercial activities, sometimes even taking mercantile disputes to the court of law। और जो वो थी, जो वुमेन्स थी कहाँ की, जो उनसे मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती थी, वो क्या करती थी, वो ट्रेड का भी वर्क करती थी। ठीक है, और अगर कोई ऐसा मैटर आता था तो वो कहाँ जाती थी, कोर्ट में भी जाती थी, किसमें, इंपीरियल कोर्ट में भी जाती थी। तो जो वुमेन्स की ओवरऑल कंडीशन देखें, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज। तो बच्चों आपका ये जो चैप्टर है यहीं कंप्लीट होता है। आप लोग के लिए हम लोगों ने डाउट क्लासेस भी रखी हुई हैं, जो कि सैटरडे और संडे को आप लोग को मिलेंगी। आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, और उनके जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।